तो स्टार्ट करते हैं बेटा आपका फेवरेट जो है और सबसे डिफिकल्ट जो है आपके लिए ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है बेटा। तो हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हु इज द फादर ऑफ ईसीजी? उनका नाम है बेटा विलियम इथोवेन। ठीक है, विलियम इथोवेन ने, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ ईसीजी। ठीक है बेटा। तो आपको पता है बेटा कि इसको कार्डियक इवेंट्स में लिया जाता है, लेकिन मैं आपको साइमल्टेनियसली दोनों चीजें पढ़ाऊंगा। यहाँ पे मैंने आपको दिखाई दे रहा है बेटा कार्डियक साइकिल भी बना ली है, एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कार्डियक साइकिल, वो साइमल्टेनियसली अपने चलते रहेंगे। वेरी क्लियर बेटा। चलिए तो इसको देखते हैं। अच्छा, आपको पता है कि जो आपका कार्डियक साइकिल होता है वो कितने देर का होता है बेटा? ये होता है 0.8 सेकेंड्स का। आपको पता है ये 0.8 सेकेंड्स का होता है। इसमें अगर आपको पता है बेटा, तो एट्रियल सिस्टोल कितने देर का होता है? एट्रियल सिस्टोल होता है बेटा 0.1 सेकेंड्स का, एंड एट्रियल डायस्टोल कितने का होता है? 0.7 सेकेंड्स का। टोटल हो गए 0.8। एंड अगर आप बोलेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने देर का होता है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपको पता है बेटा कि ये 0.3 सेकेंड्स का होता है, एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने देर का होता है? 0.5 सेकेंड्स का होता है। इतना अपने को पता है। अब ध्यान से जरा देखिए यहाँ पे, तो आपको दिखाई देगा बेटा कि, चलिए तो यहाँ पे देखता है जाता है ईसीजी, फादर ऑफ ईसीजी। ठीक है बेटा। चलिए तो आपको पता है यहाँ पे लीड लगाते हैं यहाँ पे पैरों में, एंड हार्ट के पास बेंथोमेन ट्रायंगल बनाते हैं, एंड इससे देखते हैं इट इज द इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। ठीक है बेटा। तो इसमें क्या क्या चीजें आती है आपको पता है बेटा? जो कार्डियक साइकिल होती है वो होती है 0.8 सेकेंड्स की, एंड इस 0.8 सेकेंड में आपको पता है एट्रियल सिस्टोल भी होगा, एट्रियल डायस्टोल भी होगा। और वेंट्रिकल्स की अगर बात करूं तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे मैंने कार्डियक साइकिल को बना लिया है, एंड उसकी जो एक्टिविटी है ईसीजी पे क्या क्या चीजें होती है उसको देखते हैं। सबसे पहले आप कार्डियक साइकिल को थोड़ा सा समझ लीजिए बेटा। एट्रियल सिस्टोल जो होता है, एट्रियल सिस्टोल आपको पता है यहाँ पे एक छोटा सर्कल जो है यहाँ पे येलो कलर से मैंने ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे देखिए एट्रियल सिस्टोल जो है बेटा वो 0.1 सेकेंड्स का है। ठीक है। उसके बाद एट्रियल डायस्टोल जो है 0.7 सेकेंड्स का होता है। ठीक है। तो एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड। यहाँ पे भी देखिए एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड्स, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड। ठीक है। उसके बाद आता है बेटा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, आपको पता है वो 0.3 सेकेंड्स का होता है, एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड्स का है। टोटल मिला के क्या हो गया भैया? टोटल मिला के हो गए ये दोनों 0.8 सेकेंड्स, है ना। एट्रियल सिस्टोल एट्रियल डायस्टोल 0.8 सेकेंड्स, वेंट्रिकुलर सिस्टोल वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.8 सेकेंड्स। ठीक है। अब एग्जैक्टली क्या होता है जब एट्रिया सिस्टोल में है, तब वेंट्रिकल्स आपको पता है बेटा डायस्टोल पे है। ठीक है। एंड इसके बाद एट्रिया 0.1 सेकेंड्स हो गया, उसके बाद 0.1 से लेके 0.2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बेटा। तो आपको पता है यहां से लेके इस वाले जगह से लेके ये पूरा का पूरा जो है, जैसे इसको मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ से लेके पूरा का पूरा जो ये है यहाँ तक, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका एट्रियल डायस्टोल। और एट्रियल डायस्टोल कितने देर का है भैया? एट्रियल डायस्टोल है बेटा 0.7 सेकेंड्स का। ठीक है। अब आते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब एट्रिया सिस्टोल में है तब वेंट्रिकल्स भी सिस्टोल में हो सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। जब एट्रिया सिस्टोल में है तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में होता है बेटा। ठीक है। जब एट्रिया सिस्टोल में है तब वेंट्रिकल्स डायस्टोल में होते हैं। ठीक है। चलिए इतना पता चल गया। मतलब ये वेंट्रिकुलर जब सिस्टोल होगा तो वो सिस्टोल कहाँ से चालू होगा? 0.1, 0.2, 0.3 एंड 0.4। तो ये कितने सेकेंड्स हो गए भैया? ये हो गए 0.3 सेकेंड्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एंड इसके बाद स्टार्ट होगा इसका वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल आपको पता है बेटा, यहाँ पे देखिए यहाँ से वेंट्रिकुलर डायस्टोल चालू होगा एंड यहाँ तक जाएगा। मतलब 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 एंड 0.8। मतलब ये ऑलमोस्ट एंड 0.1 तक भी जाएगा बेटा। ठीक है। तो आपको पता है ये कितने सेकेंड्स हो गए? 1, 2, 3, 4,
5 सेकंड्स हो गए ना, तो आपको पता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो है वो 0.5 सेकंड्स का होता है। इस तरह से ये पूरा ग्राफ अपने को पढ़ते जाना है। अब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शंस को देखते हैं, इस चीज को ईसीजी पे क्या-क्या चीजें दिखाई देती है उसको देखते हैं बेटा। तो आपको पता है ईसीजी पे पीक्यूआरएसटी होता है। अगर आप बोलेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज शोज नेगेटिव इन ग्राफ, तो आपको पता है बेटा क्यू एंड एस जो है वो नेगेटिव में जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं कि पी क्या रिप्रेजेंट करता है। पी रिप्रेजेंट करता है बेटा एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल डीपोलराइजेशन मतलब एट्रियल सिस्टोल, इकलौता एक एट्रिया का नहीं, दोनों एट्रिया का, मतलब बोथ द एट्रिया। बोथ द एट्रिया मतलब लेफ्ट एंड राइट एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एट्रियल सिस्टोल। कितने देर का है ये, अगर आप बोलेंगे तो ये एग्जैक्टली चालू हुआ है यहां से, ठीक है, एंड ये है 0.1 सेकेंड्स का, मतलब एट्रियल सिस्टोल कहीं ना कहीं यहां से इस साइड तक जाएगा, यहां तक। वेरी क्लियर बेटा, मतलब पी एंड आर यहाँ पे के बीच में आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसी एक्टिविटी हुई कि एट्रियल सिस्टोल पे है। वेरी क्लियर। इस टाइम पे वेंट्रिकल्स क्या है, वेंट्रिकल डायस्टोल पे, ठीक है। अब एट्रिया पे ही आते हैं। इसके बाद पूरा आपको पता है एट्रियल सिस्टोल हो गया, उसके बाद पूरा का पूरा एट्रिया 0.7 सेकेंड के लिए काय में होता है, 0.7 सेकेंड के लिए होता है बेटा डायस्टोल में। ठीक है, इतना तो समझ गया। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी आप ऐसे बोल सकते हो कि ये क्या हो जाएगा बेटा, ये इसकी यहाँ से लेके पूरा इधर वापस यहाँ तक, ठीक है। इधर येलो से जो मार्क कर रहा हूँ ना मैं, यहाँ तक पूरा उसका एट्रियल डायस्टोल होगा, मतलब 0.7 सेकंड चलेगा बेटा। मतलब इस टाइम पे आर एस टी एट्रिया को कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ डायस्टोल में ही रहना है, ठीक है बेटा। अब आते हैं वेंट्रिकल्स पे, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब एट्रिया सिस्टोल पे है तब वेंट्रिकल्स क्या होंगे, वेंट्रिकुलर डायस्टोल पे होंगे, जैसा कि आपको इस ग्राफ में भी दिखाई दे रहा है बेटा। देखिए जब एट्रिया सिस्टोल में है तो वेंट्रिकल क्या है बेटा, वेंट्रिकल सिस्टोल में नहीं है। जैसे ही एट्रिया का सिस्टोल खत्म हुआ तब वेंट्रिकल का सिस्टोल चालू होगा, मतलब जैसे ही एट्रिया का सिस्टोल खत्म हुआ वैसे ही वेंट्रिकल का सिस्टोल चालू होगा। तो यहाँ पे इस वाली जगह से, मतलब यहाँ पे आर वाली जगह पे बोलेंगे आप कि वेंट्रिकल का सिस्टोल चालू हुआ, एंड ये कहाँ तक पहुंचा बेटा, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि टी वेव तक पहुंचा है, ठीक है। तो टी वेव के आप ऐसे बोल सकते हो एंड वाले रीजन तक वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, एंड टी, अच्छा ठीक है, चलिए समझ गया बेटा। अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आप लोगों को पता है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, ठीक है बेटा। तो पी से लेके आर तक आप ऐसे बोल सकते हो कि एट्रियल सिस्टोल हुआ, साइमल्टेनियसली एसए नोड ने एवी नोड एंड बंडल ऑफ हिस को इंपल्स भी भेजा, ठीक है। एंड इसके बाद पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक, मतलब आप इमेजिन कीजिए ये वाली जगह से आर से लेके टी वाली जगह तक आप ऐसे बोल सकते हो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है। तो आपको पता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, लेकिन ये डीपोलराइजेशन कहाँ तक चला, तो आप ऐसे बोल सकते हो बेटा आर एस टी इस वाली जगह तक ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल चला, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन चला, जो कि था 0.3 सेकंड्स का, ठीक है बेटा। अब 0.3 सेकंड्स का वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो चुका है, अब क्या चालू होगा भैया, अब चालू होगा वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, जो या वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो कि होता है बेटा 0.5 सेकंड्स का। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल चालू होगा 0.5 सेकंड्स के लेके यहाँ तक चलते रहेगा। तो इस तरह से आप ऐसे बोल सकते हो बेटा कि ये पूरा एक रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकुलर मतलब कार्डियक साइकिल। एंड टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, टी वेव रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन या रिलैक्सेशन, मतलब वेंट्रिकल्स अब डायस्टोल में जा रही है, रिलैक्स हो रही है, ठीक है बेटा। तो इतनी इजी चीज है। अब इसमें एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एट्रियल डिपोलराइजेशन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, एंड टी वेव रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन मतलब रिलैक्सेशन, है ना बेटा, ठीक है। इसके बाद बेटा एक दो एमसीक्यू अपन देख लेते हैं। जैसे कि एक और चीज है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पी से लेके, राइट,
पी से लेके आर तक का इंटरवल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी, पी से लेके क्यू तक का इंटरव्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? तो पी क्यू जो इंटरवल होता है वो रिप्रेजेंट करता है टाइम टेकन बाय द इम्पल्स टू ट्रैवल थ्रू एट्रिया, एवी नोड्स एंड रेस्ट ऑफ द कंडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आपको पता है बेटा कि पी वेव हो गया है, पी वेव हो गया मतलब क्या बोल सकते हैं आप? एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। अब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन जब तक यहाँ तक नहीं पहुंचता है, पी से लेके आर तक या पी से लेके क्यू तक, तब साइमल्टेनियसली आप ऐसे बोल सकते हो कि पी जो एसए नोड है बेटा सिग्नल देगा टूवर्ड्स एवी नोड एंड बंडल ऑफ हिस्को, एंड ताकि फिर यहाँ यहाँ से आर से क्या चालू हो जाए? एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी, वेंट्रिकुल का कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाए, है ना बेटा? ठीक है, तो ये अपने को पता है। इसके बाद एस टी जो है, एस टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? एस टी वेव आप ऐसे बोल सकते हो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द वेंट्रिकुलर फाइबर्स टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब डीपोलराइजेशन, मतलब जो एस टी वेव है या आर एस टी वेव है, यहाँ पे वेंट्रिकल्स पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, और आप ऐसे बोल सकते हो कि इस टाइम पे इम्पल्स इसके बाद से टी वेव के बाद से रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है बेटा, दैट इज सबसे ज्यादा प्रेशर डिफरेंस किसके बीच में आपको मिलेगा? प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस मतलब अभी तक जो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स था, लेकिन इसके बाद वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। तो वो जो होता है बेटा, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल में आने वाला है। मतलब सबसे ज़्यादा प्रेशर चेंज जो आपको दिखाई देने वाला है ना, वो आर एंड टी के बीच में दिखाई देगा, क्योंकि यही वो टाइम है या यही वो ड्यूरेशन है 0.3 सेकेंड्स का, जो सबसे ज्यादा प्रेशर चेंज आएगा। क्योंकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपको पता है बेटा सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि ये इतना जबरदस्त होता है कि पूरे बॉडी में फ्रॉम हार्ट टू टिल टो एंड हेड ये ब्लड जाता है बेटा। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा अपन क्लियर हो चुके हैं इस चीज से रिलेटेड, है ना? अब आपको पता है बेटा इसमें एक चीज़ ऐसी है, जैसे आप बोल सकते हो कि एट्रिया भी अगर आप बोलेंगे तो एट्रिया भी 0.1 से लेके पूरा 0.8 सेकंड्स तक रिलैक्स है, एंड वेंट्रिकल्स भी 0.4 सेकंड से 0.8 एंड इसको फिर 0.1 सेकंड तक रिलैक्स है। मतलब ऐसा एक कॉमन पॉइंट है जब वो दोनों भी रिलैक्स है। ठीक है बेटा, तो इसको अपन बोलेंगे जॉइंट डायस्टोल। व्हेन एट्रिया एंड वेंट्रिकल बोथ आर रिलैक्स, तो उसको अपन बोलते हैं बेटा जॉइंट डायस्टोल, एंड ये ड्यूरेशन आपको पता है बेटा कितना होता है? 0.4 सेकेंड्स। ठीक है, मतलब यहाँ वाले रीजन में वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल कोइंसाइड करेंगे 0.4 सेकेंड्स के लिए, है ना? अगर ईसीजी समझ में आ गई है तो थोड़े से एमसीक्यू को भी देख लेते हैं बेटा। फर्स्ट एमसीक्यू क्या बोल रहा है? फर्स्ट हार्ट साउंड इज, तो आपको पता है बेटा जो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है वो कब होता है? वो होता है डब तो नहीं होता है। आपको पता है बेटा पहला हार्ट साउंड क्या है? लब होता है। ठीक है, तो ये सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन तो चले गए। ठीक है बेटा, तो जो लब होता है बेटा एट द एंड ऑफ सिस्टोल नहीं होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? थर्ड। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द हार्ट ऑफ एन हेल्दी नॉर्मल बीट्स एट, ठीक है, तो आपको पता है बेटा ये जो हार्ट होता है वो कितना बीट करता है बेटा? सॉरी बेटा, गलती से दूसरा शीट ले लिया था मैंने। ठीक है, अपने को पता है अभी अभी ईसीजी खत्म किए है, तो अपन ईसीजी के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले देखते हैं बेटा ये जो फर्स्ट एमसीक्यू है क्या बोल रहा है। इन अ स्टैंडर्ड ईसीजी विच ऑफ द फॉलोइंग वेव रिप्रेजेंट्स द करेक्ट एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन हार्ट? ठीक है बेटा, तो आपको पता है, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। पी वेव रिप्रेजेंट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, एंड टी वेव रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। ठीक है, तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। ठीक है बेटा, तो ये अपने को पता है पी क्यू आर एस टी। ठीक है, अब इसमें से कौन सी चीज सही से दी हुई है? ठीक है, तो देखते हैं इन ईसीजी विच ऑफ द फॉलोइंग वेव करेक्टली मैच। ठीक है, तो आर जो है रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल नहीं, ये कॉन्ट्रैक्शन बताता है। एस वेव स्टार्ट्स ऑफ सिस्टोल नहीं,
बिल्कुल नहीं, ठीक है बेटा, ये भी अपने को पता है एस वेव नहीं करता है। इसके बाद टी वेव एंड ऑफ डायस्टोल नहीं, आपको पता है बेटा इस टाइम पे वेंट्रिकल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल का सिचुएशन चालू होता है, ठीक है। फोर्थ पी डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, हाँ ये सही है, क्योंकि आपको पता है बेटा पी वेव जो है वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को शो करता है, मतलब इसका आंसर रहेगा फोर्थ, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है स्फिग्मोमैनोमीटर मेजर्स, ठीक है। तो स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है बेटा वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपको पता है ना बेटा, जो मर्क्यूरी होता है, रेज होता है, आपके हाथ को ये बांधा जाता है आर्म को, ठीक है, बीपी चेक करने के लिए, तो वो क्या होता है बेटा स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, और वो बीपी क्रॉस चेक करने के लिए यूज होता है ना। चलिए थर्ड एमसीक्यू आ चुका है बेटा आपके सामने, ईसीजी रिकॉर्ड्स। ईसीजी क्या रिकॉर्ड करता है, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ बॉडी नहीं, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट बोलता तो भी सही होता था, लेकिन बॉडी कहाँ से आ गई, बॉडी गलत हो गई, ठीक है बेटा। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंसेस, ये सही लग रहा है, क्वांटिटी ऑफ ब्लड पंप ये नहीं है, ठीक है, पल्स रेट ये भी नहीं है, तो बेटा आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस को ये जज करता है, मतलब हार्ट में किस टाइम पे कितनी एक्टिविटी हो रही है, कब सबसे ज़्यादा प्रेशर चेंज आ रहा है, उन सारी चीज़ों को ये देखता है बेटा, है ना। तो थर्ड का आंसर रहेगा सेकेंड, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है बेटा क्या रिप्रेजेंट करता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखिए बताइए मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यस वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, बाकी सारे ऑप्शन गलत ही है, ठीक है। चलिए फिफ्थ एंड लास्ट एमसीक्यू आता है बेटा, देखिए इन ईसीजी द डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया इज इंडिकेटेड बाय, ईसीजी में एट्रिया का डीपोलराइजेशन कौन रिप्रेजेंट करता है, पी वेव, है ना बेटा। तो पी वेव रिप्रेजेंट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड टी वेव रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, है ना, ठीक है। तो ईसीजी को बेटा एनसीईआरटी से भी देख लेते हैं, आपको पता है बेटा कि यहाँ पे पी पी ये जो है ना स्क्रीन, आप गए होंगे कभी तो भी, तो मशीन लगी होती है, वो मॉनिटर करते रहती है कि हार्ट एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। इसमें से याद रखने वाली जो चीज़ है वो याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, इसमें एक प्रॉब्लम है बेटा, प्रॉब्लम ये है कि जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, फॉर एग्जाम्पल कोई बोले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो ये होती है बेटा मशीन, मशीन ग्राफ, ग्राफ अपन बोलते हैं ना, ग्राफ पेपर वगैरह ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो पेपर नहीं होता है, ग्राफ का मतलब होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का मतलब होता है मशीन, एंड इसके अंदर से एक पेपर निकलता है, ये जो पेपर निकलता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। तो उसके अंदर जो पेपर निकलता है उसको ग्राम बोलते हैं, एंड जो मशीन है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं, है ना। इसमें V1 से लेके V6 तक जो ये होते हैं बेटा बेंथोमेंस ट्रायंगल बनाते हैं, एंड चेस्ट पे लीड एंड ये सारी चीजें लगाते हैं एंड मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। एक आप ऐसे बोल सकते हो, एक लेफ्ट एंड राइट रिस्ट पे एंड लेफ्ट वाले एंकल पे लगाते हैं, ये बात याद रखेंगे कि मेनली लेफ्ट एंकल पे लगाते हैं, पुराने वाला जो इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है बेटा, राइट एंड लेफ्ट रिस्ट पे एंड लेफ्ट वाले एंकल पे लगाते हैं, ये बात याद रखेंगे। चलिए इसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा, ईसीजी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, तो कार्डियक साइकिल के दौरान इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या क्या होती है, जैसे अगर मैं बोलूँ कार्डियक साइकिल में एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ एंड वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन हुआ, तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ईसीजी, है ना बेटा। चलिए तो यहाँ पे आपको पता है बेटा कि कनेक्टेड टू द मशीन थ्री लीड्स इलेक्ट्रिकल, वन वन ऑन ईच हैंड एंड लेफ्ट एंकल, तो यहाँ पे दिया हुआ है बेटा कि लेफ्ट एंकल पे लगाते हैं, दैट इज कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग हार्ट फंक्शन, मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन, तो आप ऐसे बोल सकते हो V1 V2 V3 से लेके V6 तक लीड लगाते हैं बेटा वहाँ पे, एंड उससे क्या होता है, लीड से क्या होता है कि बेंथोमेन ट्रायंगल बनता है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो ये चेस्ट वाला रीजन है ना, तो यहाँ पे वो लगाते 1 2 3 4 5 6, इस तरह से एक ट्रायंगल बन जाता है, बेंथोमेन ट्रायंगल इसको बोलते हैं, बेंथोमेन ट्रायंगल, ठीक है बेटा, इतना याद रखेंगे। चलिए इसके बाद मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन, हियर वी टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड ईसीजी
एंड पीक ऑफ आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम पी टू टी, ठीक है। तो पी टू टी में एक्टिविटीज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें से एमसीक्यू आएगा बेटा, उनको भी देख लेते हैं। पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आपको पता है बेटा कि जो पी वेव है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्साइटेशन, ठीक है, वेट, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया मतलब एक्साइटेशन या फिर आप कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हो। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क्स बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। तो क्यू वेव आप जब भी का डायग्राम याद कीजिए बेटा, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, क्यू के थोड़े देर बाद, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू, मतलब कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से देखिए, जैसे क्यू है यहाँ पे, तो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि क्यू यहाँ पे है नीचे साइड में, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से स्टार्ट होता, क्यू आर, आर से चालू होने वाला कॉन्ट्रैक्शन वो कहाँ तक रहेगा बेटा? आप ऐसे बोल सकते हो टी के मिडल तक रहेगा, ठीक है। चलिए, तो इतना याद हो गया। एंड टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड, रिपोलराइजेशन, ठीक है। तो टी वेव मार्क्स विद द एंड ऑफ सिस्टोल। तो अगर आप डायग्राम याद है बेटा, तो वहां पे क्लियर कट लिखा था कि टी वेव जो है यहाँ पे एंड ऑफ सिस्टोल हो जाएगा। मतलब जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल था ना, वो टी वेव जब खत्म होगा तब वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी खत्म हो जाएगा, ये बात बोल रहा है। एंड वेंट्रिकुलर अब किस में जाएगा? वेंट्रिकल अब जाएगा बेटा डायस्टोल में, तो ये बात बोल रहा है, ठीक है। चलिए, ऑब्वियसली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे एक सिंपल वे बताया गया है कि हार्ट रेट को देखने के लिए या गिनने के लिए पूरा वो गिनते मत बैठो। जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, कितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये पूरे पेपर में, उसको गिन लो 1 मिनट में, तो आपको पता चल जाएगा कितने हैं करके। एंड इसको एक 300 डिवाइडेड बाय 4 से भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो आर इंटरवल्स जितने हैं ना, कितने डिस्टेंस आ रहा है, कितने बॉक्सेस आ रहे हैं उसके बीच में, उससे डिवाइड किया जा सकता है ना, ठीक है। चलिए, तो इतना हो गया भैया अपना ये, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है आपका डबल सर्कुलेशन। अब ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना बोल रहा हूँ उतना समझिए। इसमें सिर्फ दो चीजें याद रखने वाली है, एक है सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड दूसरा है बेटा पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो आपको बता देता हूँ कि जो सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या क्या है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट करते हैं। ये लेफ्ट वेंट्रिकल में से ब्लड गया, कहाँ गया? आप ऐसे बोल सकते हो पल्मोनरी आर्टरी लेके गई लंग्स में ऑक्सीजन लेने के लिए, एंड लंग्स के बाद ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ये पूरा, यस सॉरी, मैंने गलती से थोड़ा एक रॉन्ग डायग्राम बना लिया था बेटा, अब करेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा राइट वेंट्रिकल्स के साथ, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल में क्या हो रहा है बेटा कि राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कौन लेके जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी लेके जा रही है आपको, ठीक है बेटा। इकलौती आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है बेटा? पल्मोनरी आर्टरी। ये कहाँ लेके जा रही है? लंग्स में, ठीक है। लंग्स से ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या मिलेगा बेटा? पल्मोनरी वेन है, वो कहाँ लेके जाएगी? पल्मोनरी वेन लेके जाएगी लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू अयोटा से पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो जाएगा। अब ये ब्लड क्या हो चुका है? अब ये हो चुका है बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड यहाँ से फिर सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में जाएगा। अब बात इसमें नोट करने वाली ये है बेटा कि इसमें मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं हो रहा है, वेरी क्लियर। तो आपको पता है इस वॉल के इधर, अगर आप बोलेंगे इस वॉल के इधर सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस वॉल के इधर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये वाला जो सिस्टम हुआ, जो फॉर्म कर रहा है बेटा, लंग्स को जोड़ रहा है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, एक सिंपल वे में आपको बता देता हूँ बेटा, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से गया लंग्स, एंड लंग्स से आप ऐसे बोल सकते हो गया लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है बेटा।
तो दिस इज द पार्ट ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि क्योंकि आप पता है बेटा इन दोनों के बीच में कौन इन्वॉल्व है, लंग्स इन्वॉल्व है। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल, लंग्स एंड इसके बाद लेफ्ट एट्रिया, ये जो है ये सिस्टम क्या हो रहा है, ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन बेटा। लेकिन आपको पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने वाला है, एंड बॉडी से घूम घाम के आने के बाद राइट एट्रियम में जाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल, बॉडी एंड राइट एट्रियम, दे आर द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सिस्टमिक सर्कुलेशन का हिस्सा होता है बेटा वो, है ना। इतना पता है अपने को। तो इसी चीज को यहाँ पे बताने की कोशिश किया गया है बेटा, इतना याद रखेंगे यहाँ पे बस, पल्मोनरी सर्कुलेशन है एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन है। अब इसमें एक क्वेश्चन जरूर बनता है बेटा कि कौन सा जो है लॉन्गर होता है। तो आप इतना याद रखेंगे बेटा कि सिस्टमिक सर्कुलेशन टेक्स अ लॉन्गर रूट। ये एमसीक्यू आ चुका है कि सिस्टमिक सर्कुलेशन ज्यादा लंबा रूट लेता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो लंग्स वाला है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है, वो हार्ट एंड लंग्स की पोजीशन आसपास में ही है। वेरी क्लियर बेटा, तो वो ज्यादा लंबा रूट नहीं लेता। लेकिन जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है वो पूरे बॉडी में सप्लाई करके वापस आता है। वेरी क्लियर है ना। ठीक है बेटा, चलिए एक छोटा सा कंसेप्ट और है बेटा कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये आ गया हार्ट। हार्ट से सबसे पहले एक फर्स्ट ऑर्गन में ब्लड गया, ठीक है, इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से ब्लड गया एक दूसरे ऑर्गन में। ये नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है बेटा, ये कहीं ना कहीं आप ऐसे बोल सकते हो कि ये पोर्टल सिस्टम होता है। व्हेन टू कैपिलरीज एंड टू ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, पहला ऑर्गन है इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से जाता है हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में, लीवर से बाद में हिपैटिक वेन के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन में हार्ट में वापस जा रहा है बेटा। तो दो ऑर्गन से ये जा रहा है बेटा, सर्कुलेट हो रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, पोर्टल सिस्टम। एंड इसमें लीवर इन्वॉल्व है, इसलिए इसका नाम क्या है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, इसका नाम अपन रखेंगे। ठीक है, इसी तरह का एक हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम भी होता है जो कि हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को। नेक्स्ट, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम आ चुका है बेटा। कभी कभी इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, सीधा सीधा आपको ये जो वेना कावा है इसको हटा देगा, यहाँ पे ए लिख देगा। ठीक है, ये डोर्सल अयोटा है, इसको बी लिख देगा। ठीक है बेटा, इसके बाद ये बॉडी पार्ट से यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस कहाँ जा रहा है, राइट एट्रियम में जा रहा है बेटा, है ना। तो ये सारी चीजें आपको बोल सकते हैं। यहाँ पे लंग्स से जो निकल के जा रही है एंड लेफ्ट एट्रियम में जा रही है वो पल्मोनरी वेन है, ये इधर साइड लंग्स की तरफ जा रही है वो पल्मोनरी आर्टरी है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रही है बेटा। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट बन जाता है, एनसीईआरटी में है और ये 2 से 3 बार आ भी चुका है बेटा। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखेंगे इसको। ठीक है, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया, राइट एट्रियम में गया, राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से गया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स, लंग्स में इसको क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, उसको लेके आएगा वो वेन की में। ठीक है, एंड वेन से फिर वापस से कहाँ जाएगा बेटा, डोर्सल अयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में दे जाएगा। एंड ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड, है ना। चलिए अब आ चुके हैं बेटा अपन रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें से जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैंने थोड़ा सा हाईलाइट करके रखा है उसको ऑलरेडी। ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे बेटा कि आपको पता है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को बढ़ा देता है, कार्डियक एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ठीक है, देखिए जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैन इंक्रीज द हार्ट रेट, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है दैट कैन डिक्रीज द हार्ट रेट, ये अपने को पता है बेटा। बट इसके अलावा भी एक चीज है, ये किसके थ्रू ऑपरेट करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ बेटा, ये जो वेगस नर्व होता है, ठीक है, अगर वेगस नर्व एक्टिव हो जाए, जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसी के थ्रू ऑपरेट करता है, जो कि 10th क्रेनियल नर्व है, ये हार्ट रेट को डिक्रीज करती है। समझ गए? ठीक है, तो इतना ज़रूर याद रखेंगे अपन इसमें। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ाता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम घटाता है। और दूसरी बात है बेटा कि इसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेगुलेट कर सकता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन लैक हो रही है तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा बेटा। ठीक है, अगर एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H प्लस आयंस है तो भी हार्ट रेट बढ़ जाएगा। अगर ब्लड में कोई हॉर्मोन्स है जैसे एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन, ठीक है, इन एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन या थायरॉक्सिन, ये भी हार्ट रेट को बढ़ाते हैं बेटा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटा पेज नंबर 287 पे आपको पता है दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें आपको पता है कि सबसे पहला तो आएगा बीपी,
आपको पता है कि जो स्पिग्मोमैनोमीटर होता है बेटा, वो बीपी की मशीन होती है, ठीक है? जिसमें मर्क्यूरी प्रेशर को गिना जाता है एमएम ऑफ एचजी में, है ना? ठीक है बेटा, स्टेथोस्कोप का भी यूज़ किया जाता है इसमें कभी-कभी मेजरमेंट के लिए, ठीक है? चलिए, तो आपको पता है बेटा कि जो इसमें सिस्टोलिक प्रेशर होता है, वो कितना होता है? सिस्टोलिक होता है 120 एंड जो डायस्टोलिक होता है बेटा, वो 80 होता है। इसके मतलब इसमें आप ऐसे बोल सकते हैं, इफ रिपीटेड चेक ब्लड प्रेशर इंडिविजुअल 40 टू 140 इज हाई और हायर, ठीक है? मतलब अगर किसी का सिस्टोलिक आ रहा है 140 एंड डायस्टोलिक आ रहा है 90 या इससे भी ज़्यादा, तो वो कहीं न कहीं हाई बीपी का या हाइपरटेंशन का पेशेंट बन जाता है। वेरी क्लियर, ठीक है? इसमें आप ऐसे बोल सकते हो कि जो पेशेंट होता है इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं बेटा, बीपी के कारण ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, ठीक है? इसके अलावा आई डैमेज हो सकता है, इसके अलावा ब्लड क्लॉट हो सकता है, ठीक है? ब्लड क्लॉट हो सकता है बेटा, स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, किडनी डैमेज होता है, ठीक है? तो ये सारी बीमारियाँ जो है इसको इनिशिएट करने वाला जो है दैट इज़ आपका बीपी, ब्लड प्रेशर, है ना? हाइपरटेंशन। चलिए, इसके बाद इम्पोर्टेंट एक आती है बेटा सीएडी या आप इसको बोल सकते हो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या इसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोला जा सकता है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिपॉज़िट हो रहा है बेटा कोरोनरी आर्टरी। अब आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ बेटा कि हार्ट तो पूरे बॉडी को सप्लाई करता है ब्लड, लेकिन हार्ट को भी ब्लड की ज़रूरत होती है एंड ये जो हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरीज़ होती है, इनको बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी, ठीक है? तो इसके 3 ब्रांचेस है बेटा, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के फिर से 2 ब्रांच होते हैं, एलएडी एंड सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, है ना? तो इसको इसके अंदर कहीं ब्लॉकेज हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे बोल रहा हूँ कि इसके अंदर ब्लॉक हो जाए, मतलब हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरीज़ में ही ब्लॉक हो जाए, तो उनको बोला जाता है बेटा कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। अब ये क्या-क्या डिपॉज़िट होता है इसमें? कैल्शियम, फ्लैट, कोलेस्ट्रॉल ये सारी चीज़ें डिपॉज़िट होती हैं जिससे आर्टरीज़ का ल्यूमेन नैरो होता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ेज़ अगर कंटीन्यूअस रही, आपने सुना होगा ना 70% ब्लॉक हो चुका है या 60% ब्लॉक हो चुका है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये हो चुका है अभी 10% ब्लॉक, ये हो चुका है 50% ब्लॉक, ये हो चुका है 90% ब्लॉक। बहुत छोटी-सी जगह है आप वहाँ से ब्लड जाने के लिए। वेरी क्लियर बेटा? तो ये फ्यूचर में क्या कर सकता है? ये कहीं न कहीं फ्यूचर में हार्ट अटैक भी ला सकता है। वेरी क्लियर बेटा? है ना? ठीक है? चलिए इसके बाद आपको पता है बेटा अंजाइना, ठीक है? तो अंजाइना भी एक शार्प शूटिंग पेन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एंजाइना में क्या होता है कि कोई एक्सरसाइज कर रहा है या 10-15 मिनट के लिए बहुत ही तेज़ चला एक्सेसिव एक्सरसाइज कर ली। इसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट थोड़ी देर के लिए एक तेज़ शूटिंग दर्द होना चालू हो जाता है कि आप ऐसे बोल सकते हो सम पार्ट ऑफ द हार्ट डज़ नॉट रिसीव इनफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है? यहीं पे बहुत बोली बात बोली गई कि एंजाइना पेक्टोरिस इट इज़ एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज़ रीचिंग टू हार्ट मसल्स, मतलब हार्ट मसल्स को अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हो रही है, तो एक बहुत ही शार्प शूटिंग पेन चालू होता है बेटा एंड मेनली ये एल्डरली लोगों में होता है। वेरी क्लियर? आप इसको कमज़ोर आर्टरी की बीमारी भी बोल सकते हो कि इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो टुवर्ड्स हार्ट, ठीक है बेटा? इसको क्या बोलेंगे? अंजाइना, ठीक है? चलिए इसके बाद जो आता है दैट इज़ हार्ट फेलियर, ठीक है? तो आपको पता है कि हार्ट फेलियर में क्या होता है कि द हार्ट इज़ नॉट पंपिंग द ब्लड इफेक्टिवली टू मीट द नीड ऑफ बॉडी, मतलब हार्ट कमजोर हो चुका है। हार्ट इतने तेजी से पंप नहीं कर रहा है ब्लड कि पूरे जो ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल लीवर को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो उसकी जो ऑक्सीजन डिमांड है या फिर आप बोल सकते हो किडनी किडनी को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई लगता है बेटा, ठीक है? तो उसमें एक वेंट्रिकल स्ट्रोक में सबसे ज्यादा किडनी को लगता है बेटा एंड उसको अगर प्रॉपरली उतना सप्लाई नहीं मिलेगा, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि बॉडी की नीड्स नहीं पूरा कर पा रहा है, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड हार्ट फेलियर, ठीक है बेटा? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक बात याद रखने वाली है, इसके ऊपर एमसीक्यू जरूर आएगा, दैट इज कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें कंजेशन ऑफ हार्ट होता है? ये एमसीक्यू आ चुका है बेटा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हार्ट फेलियर है इसमें कंजेशन ऑफ हार्ट होता है, ठीक है? सॉरी, कंजेशन ऑफ लंग्स होता है।
ठीक है? तो एंजाइना पेक्टोरियस हो गया है, हार्ट फेलियर अपन देख रहे थे, ठीक है? अच्छा, अब 1-2 और बीमारी देख लेते हैं बेटा, कि जैसे कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? अब कार्डियक अरेस्ट को देख लेते हैं बेटा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये हार्ट है, हार्ट में होता है बेटा, एक होता है एसए नोड और दूसरा होता है एवी नोड। जब एसए नोड एवी नोड को सिग्नल देता है, तभी जाके तो एवी नोड फर्दर उसको पास ऑन करती है एंड एक साथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन ऐसा हो गया किसी दिन कि एसए नोड ने सिग्नल ही नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? आप ऐसा बोल सकते हो, हार्ट इमीडिएटली स्टॉप्स बीटिंग। तो कार्डियक अरेस्ट में वही होता है। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, मतलब एसए नोड एवी नोड को इम्पल्स नहीं देता है। इसमें पेशेंट इमीडिएटली फ्लोर पे गिर जाता है। हार्ट अटैक में तो कैसे तो भी वो हॉस्पिटल जा सकता है अपना दुखता हुआ हार्ट लेके, ठीक है? आधा 1 घंटा सर्वाइव कर सकता है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में आपको पता है बेटा कि इमीडिएटली स्टॉप्स बीटिंग, क्योंकि एसेंडों ने सिग्नल ही नहीं दिया। वेरी क्लियर बेटा। जैसे कि श्रीदेवी मरी थी। श्रीदेवी आपको पता है बेटा कार्डियक अरेस्ट की वजह से ही मरे थे। अगर उसको सीपीआर दे दिए रहते, तो आपको पता है ना कि माउथ टू माउथ एयर ब्लो करनी है एंड उनके चेस्ट पे प्रेशर देना पड़ता है। इससे ये होता है कि हो सकता है कि जो उसकी एक्टिविटी है वो चालू हो जाए, ठीक है? तो ये कार्डियक अरेस्ट होता है बेटा कि जहाँ पे एसए नोड सिग्नल नहीं देता है, ठीक है? दूसरा है मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिसको आप बोलते हैं बेटा हार्ट अटैक, ठीक है? तो मैं जितना बोल रहा हूँ उतना आप हाइलाइट करते चलिए बस, ठीक है? तो इसको आप बोल सकते हो हार्ट अटैक। इसमें क्या होता है बेटा कि ये जो हार्ट है इसको इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है? ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी या ब्लॉकेज की वजह से। तो इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई मसल्स गेट डैमेज। तो हार्ट के मसल्स डैमेज होने लगते हैं। वेरी क्लियर। एंड इसकी वजह से फिर क्या होगा बेटा, इसकी वजह से उस वाले पार्ट में हार्ट अटैक आया। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि ये है एट्रिया। एट्रिया में ब्लड सप्लाई नहीं आ रहा है, तो किसका हार्ट अटैक होगा? हार्ट अटैक होगा एट्रियल हार्ट अटैक। अगर वेंट्रिकल वाले पार्ट में सप्लाई नहीं होगा तो वेंट्रिकल का हार्ट अटैक होगा बेटा, है ना? ठीक है, तो चलिए इतना अपन कर चुके हैं बेटा। इसके आगे अपन कंटिन्यू करते हैं स्टार्टिंग वाले पार्ट से, है ना? एक एमसीक्यू मैंने छोड़ दिया था बेटा, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय आर्टरी ऑफ आर्टरी? आपको पता है हार्ट ऑफ हार्ट किसको बोलते हैं? एसए नोड, क्योंकि वो इम्पल्स को जनरेट करता है एंड स्टार्ट करता है। तो हार्ट ऑफ हार्ट किसको बोलते हैं? एसए नोड, ठीक है? हार्ट ऑफ हार्ट। दूसरा जो है आर्टरी की आर्टरी किसको बोलते हैं? या फिर आप बोल सकते हो वेसल की वेसल किसको बोलते हैं? आर्टरी ऑफ आर्टरी और वेसल ऑफ वेसल, ये बोलते हैं बेटा वैसा वसरूम को, ठीक है? तो आपको पता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है जो आर्टरी को सप्लाई कर रहा है। देखिए आर्टरी आर्टरी जो है, आर्टरी पूरे ब्लड को बॉडी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रही है, लेकिन आर्टरी को भी ब्लड सप्लाई करने का काम करते हैं बेटा वैसा वैसोरम, ठीक है? तो इतना अपन याद रखेंगे इस चीज को। चलिए, तो एक स्टार्टिंग वाला ओवरव्यू ले लेते हैं बेटा। जैसे कि आप दिखाई दे रहा है, वी आर इनिशियल वाला जो है बेटा, इस चीज को देखते हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ठीक है? तो इसमें आपको पता है बेटा कि ये स्पेशल फ्लूइड्स होते हैं अपने बॉडी में एंड जो कि इम्पोर्टेंट काम करते हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट। अगर मैं बोलूँ कि पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम पे डिपेंडेंट है, बिल्कुल हाँ। अगर आप बोलेंगे आपने ऑक्सीजन ले लिया लंग्स के थ्रू, लेकिन पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी किसने ली है? ब्लड ने, सर्कुलेटरी सिस्टम में। अगर आप बोलेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम भी पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम पे डिपेंडेंट है, बिल्कुल है। क्योंकि आपको पता है बेटा ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है काय में डिसॉल्व होते हैं? ब्लड में। एंड ब्लड से फिर किडनी के पास जाते हैं, किडनी उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है। वेरी क्लियर। इसके बाद अगर मैं बोलूँ कि आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम भी पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे डिपेंडेंट है। तो हाँ बिल्कुल है भैया, क्योंकि आपको पता है बेटा कि ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये जो हॉर्मोन्स है वो काय में डिसॉल्व होके जाते हैं? वो आपको पता है बेटा ब्लड में ही, सर्कुलेटरी सिस्टम ही उसको ये लेके जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके सब मोस्ट ऑफ द जो सिस्टम होता है बेटा बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है बेटा? चलिए, तो इस चीज़ को भी देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है? तो इसमें आपको पता है बेटा कि बॉडी जो है ब्लड इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड फ्लूइड इन आवर बॉडी इंक्लूडिंग ह्यूमंस। अनदर लिम्फ इज कॉल्ड लिम्फ। तो आपको पता है बेटा लिम्फ एंड ब्लड में बहुत डिफरेंस होता है। जो ब्लड होता है इसमें आरबीसीज होते हैं, लेकिन लिम्फ में
आरबीसीज नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये भी अपन पढ़ेंगे थोड़ी देर में। ये टिश्यू फ्लूइड जो है इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, लिम्फ जिसको आप बोल सकते हैं बेटा, ये क्या करने वाला है, ओके। बिफोर वी स्टार्ट विद द ब्लड, अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे पोरिफेरा में है बेटा, आपको पता है ये जो पोरिफेरा में है, इसमें वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू ही पूरा बॉडी का सर्कुलेशन एंड गैसेस का एक्सचेंज एंड ये सारी चीजें हो रही थी बेटा। तो इसमें कहीं ना कहीं ब्लड नहीं था, लेकिन इसका जो वाटर कैनाल सिस्टम था वही ब्लड की तरह, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह काम कर रहा था, ठीक है। इसके बाद जो छोटे ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ प्लेटी हेलमिंथेस प्लानेरिया, ठीक है बेटा। तो इसके पास होती है बेटा गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, ठीक है। तो ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह काम करता है। इसके बाद आर्थ्रोपोडा आया। आर्थ्रोपोडा में आता है बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे कि कॉकरोच है। इसके बाद एनिलिडा अगर आप बोलेंगे, जैसे कि है अर्थवॉर्म, तो इनमें होता है बेटा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम आया, फिर डबल सर्कुलेटरी मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम आया, एंड इसके बाद मोस्ट एडवांस जो है बेटा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम आया, ठीक है। तो इतना अपने को पता है, बहुत सारी चीजें होता है। अगर आप बोलेंगे व्हाट आर द 4 डिफरेंट कलर्स ऑफ ब्लड, तो रेड होता है बेटा। रेड में जो पिगमेंट होता है उसको अपन बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है बेटा। एंड ह्यूमंस एंड मेजॉरिटी ऑफ वर्टिब्रेट्स में ये होता है। इसके बाद आता है ब्लू कलर का। एंड ब्लू कलर का जो होता है ब्लड, ये किसकी वजह से होता है? ये हीमोसाइनिन नाम के पिगमेंट की वजह से होता है। तो हॉर्सशू क्रैब, ठीक है, इसमें स्क्विड्स, ठीक है, ये जो ऑर्गेनिजम्स है बेटा, इनमें ऑक्टोपस, मोलस्का, इनके पास बेटा जो आप ऐसे बोल सकते हो कि ब्लू कलर का ब्लड होता है, ठीक है। इसके बाद आता है ग्रीन। तो ग्रीन आपको पता है बेटा, ये जो ग्रीन कलर का ब्लड है, दैट इज ड्यू टू, यस, ग्रीन कलर का है क्लोरोक्यूरिन, ठीक है, क्लोरोक्यूरिन, ठीक है बेटा। तो ये जो ब्लड है, ये क्लोरोक्लोरिन नाम के पिगमेंट की वजह से होता है। एंड बहुत सारे सेगमेंटल वर्म्स, सब मरीन वर्म्स, लीचेस, इसमें ग्रीन कलर का ब्लड होता है। एंड आखिरी में है सबसे लास्ट वॉयलेट। वॉयलेट कलर का ब्लड जो होता है वो हीमो एरिथ्रिन नाम के ब्लड पिगमेंट की वजह से होता है बेटा, ठीक है। एंड ये मरीन वर्म्स, पीनट वर्म्स, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में होता है बेटा। इवन अगर आप बोलेंगे तो सी कुकुम्बर जो होता है, सी कुकुम्बर, उसमें तो येलो कलर का ब्लड भी पाया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह का ब्लड होता है बेटा, ठीक है। चलिए, तो इसको अपन देख लेते हैं, ठीक है। ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो आपको पता है बेटा कि जो ब्लड होता है, ब्लड में मेनली होता है बेटा प्लाज्मा, एंड दूसरा क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट। अब आपको एक बात बता दूं बेटा, कि जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा इज ऑलमोस्ट 55%, ठीक है, आने ही वाला है थोड़ी देर में। एंड जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं बेटा, वो 45% होते हैं। 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट होते हैं। एंड आपको एक बात बता दूं, आरबीसी ही 44% होते हैं, ठीक है। तो 44% सिर्फ और सिर्फ आरबीसी होता है बेटा। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आप, सॉरी, जो प्लाज्मा है बेटा, आपको पता है इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अपन पढ़ने वाले हैं। इसमें बहुत सारे प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो ये सारी चीजों को अपन देख लेते हैं, अभी थोड़ी देर में आएगा ही वो। चलिए, तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर्ड होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, कंस्टिट्यूटिंग 55% ऑफ द टोटल ब्लड, ठीक है। 55% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। एंड 90 to 90% इसमें होता क्या है? इसमें मेनली होता है वाटर एंड प्रोटीन, ठीक है। वाटर होता है, एंड प्रोटीन जो होता है बेटा 6 से 8% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अब बची खुची जो चीज है, वो होता है ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, इसके बाद फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है। तो ये 4-5 जो है बेटा मेन प्रोटीन है। इन सबको मेनली प्रिपेयर कौन करता है? जैसे मैं बोल रहा हूँ ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, ठीक है, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, इन सबको बनाता है लिवर, ठीक है। एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल देता है, ठीक है। तो आपको पता है बेटा कि इसके अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन, इनके क्या फंक्शन है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ठीक है बेटा। तो फाइब्रिनोजेन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग। तो आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा ये
क्लॉटिन के लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं बेटा ग्लोबुलेंस। तो आपने सुना होगा ना इम्यूनोग्लोबुलेंस, तो ये वही तो है इम्यूनोग्लोबुलेंस। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है बेटा, द गेम, हमेशा बोलता हूँ ना मैं, द गेम, ठीक है। ग्लोबुलेंस या इम्यूनोग्लोबुलेंस होता है आईजीडी, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई। तो इस तरह से 5 इम्यूनोग्लोबुलेंस होता है बेटा। और ये मेनली क्या होता है, इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म में यूज होने वाले है ना, ठीक है बेटा। चलिए तो लार्जेस्ट जो होता है बेटा 85% जो होता है दैट इज आईजीजी, विच कैन ऑल्सो क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर, ठीक है। ओके, इसके बाद जो है बेटा दैट इज एल्ब्यूमिन। ये जो एल्ब्यूमिन होता है बेटा ये ऑनकोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, एक ऑनकोटिक प्रेशर को बनाता है। अगर आप बोलेंगे तो एक पर्टिकुलर ऑनकोटिक प्रेशर को बनाता है जो कि होता है बेटा 25 mm ऑफ एच जी, ठीक है। 25 mm ऑफ एच जी एल्ब्यूमिन बनाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाता है एंड पीएच बफरिंग को होने देता है, ठीक है बेटा, पीएफ बफरिंग से बचाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद एल्ब्यूमिन से बहुत सारी चीज़ें भी पता चलती है, जैसे एल्ब्यूमिन टेस्ट से लिवर फंक्शन टेस्ट एंड किडनी फंक्शन टेस्ट भी पता चलता है बेटा, क्योंकि एल्ब्यूमिन को बनाता कौन है, एल्ब्यूमिन को बनाता है लिवर। एंड फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि पर डे जो है लिवर एक पर्टिकुलर अमाउंट में बना रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ 12 से 13 ग्राम बनाता है पर डे। एंड किसी दिन मैंने ब्लड की टेस्ट किया एंड मैंने पाया कि जो ब्लड है उसमें इतना एल्ब्यूमिन नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं लीवर कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, ठीक है बेटा। नॉर्मली एल्ब्यूमिन यूरिन में नहीं होता है, लेकिन अगर किसी दिन किडनी टेस्ट हुई एंड वहाँ पे उसके ब्लड सॉरी उसके यूरिन में अगर एल्ब्यूमिन मिला तो आप ऐसे बोल सकते हो कि उसकी किडनी में प्रॉब्लम आ चुकी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। इसके अलावा भी एक चीज़ है जिसे मैं बोलता हूँ हिमेटोक्रिट। तो हिमेटोक्रिट क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज, वॉल्यूम ऑफ आरबीसी उसको बोलते हैं बेटा हिमेटोक्रिट। ऑलमोस्ट 45% होता है बेटा, ठीक है। इसके बाद आप ऐसे बोल सकते हैं एक और चीज़ है सीरम, ठीक है। तो ये तो लिखा ही हुआ है एनसीईआरटी में, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अच्छा, प्लाज्मा में और क्या क्या चीज़ है इसको अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, इस ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो इसको, आएगा नीट 2020 में आ रहा है ये, ठीक है। चलिए इसके बाद बेटा प्लाज्मा में और क्या क्या चीज़ें हैं, प्लाज्मा में Na+, पोटेशियम सॉरी सोडियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन, glucose, amino acid, lipids are present in plasma as they are transmit in the body. Factors for coagulation clotting are present. तो आपको पता है बेटा कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, तो आपको पता है बेटा कि देर आर 12 to 13, कोई लोग बोलते हैं 12 है, कोई बोलता है 13 है, तो मैंने आपको 13 कोएगुलेशन के फैक्टर्स दे दिए। तो आप देख पा रहे हैं बेटा स्क्रीन पे, इसको आप देख लीजिए एक बार, है ना। अब आ चुके हैं बेटा एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो एरिथ्रोसाइट्स आपको पता है बेटा आरबीसी को बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें से भी सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा, एरिथ्रोसाइट सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर 45% टोटल है तो उसमें से 44% आप वैसे बोल सकते हो कि आरबीसी ही आता है, ठीक है। चलिए द कॉन्स्टिट्यूट 45% ऑफ द ब्लड। एरिथ्रोसाइट्स स्टार्ट करते हैं आरबीसी आर मोस्ट अबेंडेंट, आपको पता है बेटा इसका ऑन एन एवरेज आप ऐसे बोल सकते हो 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड होता है। मतलब अब हमारे स्लाइड्स में हमको याद है बेटा कि इस तरह से पर क्यूबिक एमएम लेते थे हम लोग, उसमें बहुत सारे आरबीसीज आ जाते थे, ठीक है। चलिए इसके बाद आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है बेटा कि आरबीसीज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस क्यों होते हैं। जैसे कैमल है, फ्रॉग है, इनके पास तो न्यूक्लिएटेड आरबीसी है, लेकिन अपने पास ये जो आरबीसी होते हैं इसमें से न्यूक्लियस चला गया है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन आ सके, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन रहेगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी बेटा, इसकी वजह से आप ऐसे बोल सकते हो कि न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियस आरबीसीज होते हैं, ठीक है। ये स्टार मार्क कर लीजिए इसको। आपको पता है बेटा बायकॉन्केव स्ट्रेप्सिल्स देखा हो ना, स्ट्रेप्सिल्स जो अपन खाते हैं, इस तरह की गोली का शेप होता है उसका बेटा बायकॉन्केव शेप, ठीक है। आई रेड कलर होते हैं, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट आपको पता है बेटा हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। हेल्दी इंडिविजुअल के पास 12 से 16 ग्राम होता है एंड इन 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है बेटा। एंड ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी गैसेस को लेके जाता है। इसकी
जो एवरेज लाइफ स्पैन होती है बेटा दैट इज 120 डेज। ठीक है, इसके बाद ये मर जाते हैं एंड कहाँ दफना दिए जाते हैं? ठीक है, ये दफना दिए जाते हैं बेटा स्प्लीन विच इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इसी को बोला जाता है बेटा ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। स्प्लीन को ही क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी बोलते हैं बेटा, है ना। ठीक है, तो इसको अपन याद रखेंगे क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे जब ज़रूरत होती है तब यहाँ से भी आरबीसी निकल के हेल्प कर सकते हैं अपने। ठीक है बेटा, चलिए ओके ओके ठीक है। अब आता है बेटा ल्यूकोसाइट्स पे। तो आपको पता है कि जो डब्ल्यूबीसीज है ल्यूकोसाइट्स इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है ये न्यूक्लिएटेड होता है बेटा एंड इनका जो नंबर है ये भी कम होता है, मतलब 6000 से 8000 के रेंज में ये होते हैं। कभी अगर इनका नंबर बढ़ जाए तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो चुका है। जब बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने लगता है ना तब डब्ल्यूबीसीज का नंबर बढ़ जाता है। जैसे कभी पेशेंट को 11,000 12,000 या 15,000 भी हो जाते हैं डब्ल्यूबीसी, तो वो नॉर्मल नहीं होता है, एबनॉर्मल चीज़ है। ठीक है, ल्यूकोसाइट जनरली शॉर्ट लिव्ड, तो ये आपको पता है बेटा 4 घंटा 12 घंटा 6 घंटा, किसी किसी का कुछ जो मेमोरी सेल्स होते हैं उनकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है लेकिन कुछ जो होते हैं बेटा शॉर्ट लिव्ड होते हैं। ठीक है, चलिए दे हैव टू मेन कैटेगरीज ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है बेटा, तो आपको पता है ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैनुलोसाइट्स इसके दो टाइप होते हैं, न्यूट्रोफिल एसिडोफिल बेसोफिल ये ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं एंड लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट जो होते हैं वो अग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। ठीक है बेटा, सबसे ज़्यादा अब इसमें से एमसीक्यू कहाँ से आ सकता है? एमसीक्यू आएगा बेटा यहाँ से, न्यूट्रोफिल आर द मोस्ट अबंडेंट। कितने हैं? न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं अबंडेंट होते हैं 65% होते हैं। ठीक है, जो बेसोफिल्स है ये सबसे कम होते हैं 0.5 टू 1%। तो ये इसको स्टार मार्क कर लीजिए बेटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसके बाद आते हैं न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स 6 to 8%। ठीक है बेटा, तो न्यूट्रोफिल्स and monocytes 6 to 8% are phagocytic cell that destroy the foreign organism entering in the body। तो आपको पता है बेटा कि ये जो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स है ये फैगोसाइटिक एक्टिविटी करते हैं बेटा। ठीक है, चलिए तो इतना अपन याद रखेंगे कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आया बाहर से तो उसको किल करने का काम न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बेसोफिल सिक्रेट हिस्टामिन हिपेरिन एंड सेरोटोनिन। तो बेसोफिल मस्ट सेल्स भी एक टाइप ऑफ बेसोफिल्स होते हैं बेटा। ठीक है, वो भी क्या रिलीज करते हैं? हिपेरिन हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ठीक है, तो हिस्टामिन आपको पता है बेटा क्या होता है? हिस्टामिन एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन देता है, हिपेरिन एंटी कोएगुलेंट है बेटा। ठीक है, एंड सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, चलिए तो बेसोफिलिक एक्टिविटीज बढ़ जाती है एंड रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड आर ऑल्सो। एक नेक्स्ट पेज पे अपन चलते हैं, बिफोर दैट अपन देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें है। तो अपने को पता है बेटा ये हो गया आरबीसी। आरबीसी जिसको अपन बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स 5.5 मिलियन। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का काउंट होता है बेटा 2.5 लाख से 4 लाख के बीच में। ठीक है, 1.5 लाख 2.5 लाख या 4 लाख के बीच में होता है। ठीक है, अपने एनसीईआरटी में 1.5 लाख से 3.5 लाख दिया हुआ है। ठीक है, 1.5 लाख टू 3.5 लाख। ठीक है, इसके बाद आते हैं बेटा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के मेनली दो प्रकार हैं, एक होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स, ये हो गए ग्रैन्युलोसाइट्स। दूसरे होते हैं बेटा अग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, तो ग्रैनुलोसाइट्स में क्या आता है? एसिडोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। एंड ये जो होते हैं बेटा अग्रैनुलोसाइट इसमें आते हैं मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के कौन से दो टाइप है बेटा? बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, है ना। ठीक है, associated with the allergic reaction lymphocytes 20 to 25% होता है बेटा। बी एंड टी lymphocytes are major, टी एंड बी lymphocytes होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो आपको पता है कि ये ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देते हैं। जो टी होता है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देता है बेटा एंड जो बी होता है वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी देता है। ठीक है, चलिए तो अच्छा इनके बनने का ऑर्गन कौन सा है बेटा? आपको पता है कि ये तीनों भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट ये तीनों भी कहाँ बनते हैं बेटा? ये तीनों भी बनते हैं बोन मैरो में। ठीक है, तो तीनों भी बोन मैरो में बनते हैं। अगर छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे के जो बोन ये होता है बेटा, आप ऐसे बोल सकते हो जन्म के पहले वो जो है जिम्मेदारी लेता है लीवर, लीवर या फिर स्प्लीन, मतलब आरबीसी प्रोडक्शन का। लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं तो बोन मैरो लेता है बेटा। इसके अलावा भी अगर आप देख पा रहे हैं बेटा तो एरिथ्रोपोइटिस पोइसिस की एक प्रोसेस होती है बेटा जिसमें डे 1
डे 2, डे 3, डे 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो यहाँ पे डे 1 से प्री एरिथ्रो ब्लास्ट होता है बेटा, फिर वो एरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होता है, बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद 4th डे को नॉर्मोब्लास्ट में रहता है वो, नॉर्मोब्लास्ट में। आरबीसी फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस की, ठीक है। एंड 5th डे पे, मतलब 4th डे तो हो गया, लेकिन 5th डे पे इसमें न्यूक्लियस हट जाता है। तो इजेक्शन ऑफ न्यूक्लियस टेक्स प्लेस ऑन द 4th डे, ठीक है। एंड 5th डे पे ये कन्वर्ट हो जाता है रेटिक्युलोसाइट्स, रेटिक्युलोसाइट्स, ठीक है बेटा। एंड ये जो होता है विदाउट न्यूक्लियस होता है, 6वें और 7वें दिन पे वो मैच्योर आरबीसी बन जाता है। वेरी क्लियर। तो आपके आपके सामने एक डायग्राम आ गया होगा, ठीक है। चलिए बेटा, तो इतना याद रखेंगे। तो आपको पता है बेटा कि ये जो प्लेटलेट्स होते हैं दे आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। दे आर द सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। तो ऐसे इमेजिन कीजिए कि ये जो है, ये बोन मैरो में बहुत बड़े साइज के मेगा कैरियोसाइट्स नाम के सेल्स है। इनके जो टुकड़े होते हैं, इनके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये फ्रेगमेंट्स जब टूटते हैं तो उससे बनते हैं बेटा प्लेटलेट्स, ठीक है। तो दे आर स्पेशल सेल्स इन बोन मैरो, ठीक है। बोन ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स होते हैं बेटा, ठीक है। प्लेटलेट्स कैन बी वैरायटी ऑफ सब्सटेंस इंक्लूडिंग कोएगुलेशन, ठीक है बेटा। तो आपको पता है कि प्लेटलेट्स जो है वो स्टिकी हो जाते हैं ड्यूरिंग, अगर कुछ रप्चर वगैरह हो जाए एंड कोएगुलेशन करना रहे तो वो करते हैं। एंड डिसऑर्डर, ठीक है, रिडक्शन इन नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच कैन लीड टू एक्सेसिव लॉट ऑफ ब्लड, ठीक है। तो आपको पता है बेटा बहुत सारे क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं कि जिसमें प्लेटलेट अगर नहीं है या रिड्यूस हो रहे हैं तो बहुत सारे क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया था बेटा कि आरबीसीज का जो ग्रेवयार्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, स्प्लीन, ठीक है। तो स्प्लीन को कैसे पता चलता है कि आरबीसी पुराना है, 120 दिन का हो चुका है, या नया नवेला है, ठीक है। तो इसमें एक छोटी सी आर्टरी होती है बेटा, एक ब्लड वेसल होती है। अब ये जो छोटा होता है, जो न्यूली होता है मैच्योर, उसकी जो डोनन्स मेम्ब्रेन होती है, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है उसको डोनन्स मेम्ब्रेन बोलते हैं बेटा। तो ये क्या होता है, ये स्क्वीज होके यहाँ से निकल जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, फॉर एग्जाम्पल 120 दिन वाला आरबीसी है, तो वो खुद को स्क्वीज नहीं कर पाता है इस ब्लड वेसल में से, स्प्लीन की, एंड वहाँ के वहाँ वो डिस्ट्रॉय हो जाता है बेटा। तो दिस इज हाउ इट नोज कि ये पुराना है या कितने दिनों का आरबीसी है ये, ठीक है। और अगर आप बोलेंगे बेटा, तो जैसे कि बहुत सारी डिजीजेस ऐसी है, जैसे हम बोल रहे हो बेटा डेंगू। तो डेंगू में ये एक वायरल डिजीज है। एंड इसमें क्या होता है बेटा कि जो डब्ल्यूबीसी काउंट है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो 80,000 हो जाता है। नॉर्मल कितना है, 1.5 लाख से 3.5 लाख, लेकिन इसमें काउंट हो जाता है 80 लाख, 60,000। अगर 50,000 से कम हो चुका है तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होते हैं, डेथ होने के चांसेस होती है, ठीक है। चलिए, तो इतना हो गया भैया, अपने को पता है। अब आता है बेटा ब्लड ग्रुप सिस्टम पे। तो आपको पता है ब्लड ग्रुप किसने दिया था बेटा, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। एबीओ जो सिस्टम है, ब्लड ग्रुप्स जो बताया था बेटा, एबीओ सिस्टम उसने बताया था बेटा, कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो इसको देखते हैं बेटा कि कौन से है ब्लड ग्रुपिंग टाइप जो होता है बेटा, एबीओ सिस्टम है एंड आरएच होता है। तो एबीओ में आपको पता है बेटा कि ए बी एंड ओ होता है। एंड आरएच में आपको पता है आरएच पॉजिटिव एंड आरएच निगेटिव होता है ना। चलिए, तो एबीओ सिस्टम स्टार्ट करता है बेटा। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एंटीजन होता है, इसको एक और टर्मिनोलॉजी है, एग्ल्यूटिनोजन, इसको बोलते हैं बेटा एग्ल्यूटिनोजन। एंड जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी को बोलते हैं बेटा एग्ल्यूटिनिन, एग्ल्यूटिनिन्स, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एंटीजन को बोलते हैं एग्लूटिनोजन एंड एंटीबॉडी को बोलते हैं एग्लूटिनिन, ठीक है। तो आपको पता है बेटा अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन है, ए, लेकिन एंटीबॉडी क्या है अंदर, बी, प्लाज्मा के अंदर। अगर किसी के पास ब्लड ग्रुप बी है तो उसके पास कौन सी है बेटा, बी एंटीजन है, एंड एंटीबॉडी क्या है प्लाज्मा के अंदर, ए, ए बी है। तो क्या है बेटा, बोथ द एंटीजन ए एंड बी एंड नो एंटीबॉडी। एंड अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो आपको पता है बेटा कि नो एंटीजन बट बोथ द एंटीबॉडी ए एंड बी, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपको पता है ये सारा कुछ नीचे आ चुका है, ठीक है। इसमें याद रखने वाली है चीज ये है कि क्लम्पिंग होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। अगर गलती से किसी और व्यक्ति का
किसी और व्यक्ति में ब्लड चला गया बेटा, तो उसकी वजह से क्या होता है, क्लम्पिंग। क्लम्पिंग मतलब आप इसे बोल सकते हो कि आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, मेनली 4 ब्लड ग्रुप्स होता है बेटा, ए बी, ए बी एंड ओ। इसमें आपको पता है बेटा कि जो ए बी होता है वो यूनिवर्सल रिसीवर होता है। ठीक है, एंड जो ओ होता है वो होता है बेटा यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, चलिए तो अभी अभी ये बताया बेटा कि कौन सी एंटीबॉडीज होती है, कौन सा ये पे। ठीक है, तो ए बी जो है वो सबसे ले सकता है, ओ से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है। ठीक है, चलिए ओके। इसके बाद इसी चीज को नीचे से देखते हैं बेटा। फ्रॉम द अबव मेंशन फिगर इट इज इवेंट दैट कि ओ कैन डोनेट टू एनी पर्सन एंड ओ इज यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, एंड ए बी इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ठीक है, चलिए तो इसमें भी एक आपको ट्रिकी क्वेश्चन बता देता हूं मैं कि अगर आपको कोई पूछे कि ओ में से कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, ओ पॉजिटिव या ओ निगेटिव, तो आंसर है बेटा ओ निगेटिव। क्यों? क्योंकि इसमें आर एच फैक्टर का आता है बेटा। आपको पता है कि यहाँ पे ओ पॉजिटिव के पास भले ही कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन एक एंटीजन है जिसकी वजह से वो पॉजिटिव हो रहा है, दैट इज आर एच एंटीजन। ओ निगेटिव के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, ना ए है, ना बी है, ना आर एच है। ठीक है बेटा, तो कुछ भी नहीं है उसके पास। अब अगर गलती से ओ पॉजिटिव वाला ओ निगेटिव को दे देता है ब्लड, तो अब इसका जो ब्लड है ओ निगेटिव वाले के पास, वो बोलेगा कि यार ये आर एच एंटीजन क्या है, ये आर एच तो मेरे पास नहीं है, आप तुम मेरे पास दे रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं मैं तो इसको फॉरेन बॉडी की तरह लूंगा। नेक्स्ट टाइम जब वो ब्लड करेगा, डोनेट करेगा, तो वो एंटीबॉडी आर एच बना लेगा, आर एच ओ निगेटिव वाला। वेरी क्लियर बेटा, एंड अगली बार उसको किल कर देगा, उसके आरबीसी को, डोनर्स आरबीसी को। इसलिए अगर, हाँ लेकिन अगर ये जो ओ निगेटिव वाला है ओ पॉजिटिव को दे दे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे, ओ निगेटिव अगर उसको देगा तो वो कोई भी एंटीजन नहीं भेज रहा है वहां पे, तो इसके बॉडी में कोई भी एंटीजन नहीं आएगा, क्योंकि इसके पास ना ए एंटीजन है, ना बी है, ना ही आर एच एंटीजन है। वेरी क्लियर बेटा, तो यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ निगेटिव, एंड यूनिवर्सल रिसीवर क्या है, ए बी पॉजिटिव, क्योंकि वो ए बी पॉजिटिव से भी ले सकता है, निगेटिव वालों से भी ले सकता है। ओके, ठीक है बेटा, तो अपने को पता है कि इसमें क्या होता है, आप ऐसे बोल सकते हो कि आर एच ग्रुपिंग होते हैं बेटा। ठीक है, तो रिसस मंकी से इसको डिस्कवर किया गया था बेटा। एंड इसमें क्या होता है कि जो आर एच पॉजिटिव होता है एंड आर एच निगेटिव होता है, जैसे मैं आपको बता दूं बेटा कि 80% ऑफ द जो पीपल होते हैं पूरी दुनिया में, 80% ऑफ द पीपल में आर एच पॉजिटिव ही होते हैं, लेकिन 20% जो है ये होते हैं बेटा निगेटिव। एंड आर एच फैक्टर को सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था रिसस मंकी में इन 1940। ठीक है, इसको पहली बार जो बोला गया था, टर्मिनोलॉजी इसको दिया बोला गया था एंटीजन डी। ठीक है बेटा, एंटीजन डी बोला गया था। एंड इसमें ये देखा गया था कि जो जो मंकी था, मंकी को अगर रैबिट या फिर गिनी पिग का जो ब्लड देते थे तो वो कोएगुलेट कर जाता था। ठीक है बेटा, तो इसकी वजह से आप ऐसे बोल सकते हो कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पाई गई थी। तो ये जो थी, आप ऐसे बोल सकते हो आर एच फैक्टर कुछ गड़बड़ चल रहा था, किसी का प्लस था, किसी का निगेटिव था बेटा। अगर आप बोलेंगे तो पूरे वर्ल्ड में 80% ऑफ द पीपल इज हैविंग आर एच पॉजिटिव एंड 20% आर हैविंग आर एच निगेटिव। ठीक है, तो ये भी एक ब्लड सिस्टम का एक तरीका होता है बेटा। ठीक है, तो अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर एक आर एच पॉजिटिव वाला आर एच निगेटिव के पास डाल दे, जैसे कि अभी अभी ओ का एग्जांपल दिया था बेटा, तो ओ क्या बोलेगा कि मेरे पास तो ये एंटीजन था ही नहीं, आर एच एंटीजन, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, एंड वो क्या बनाएगा बेटा, फिर आर एच एंटीबॉडी बनाएगा। ठीक है, तो इसी तरह का एक सिस्टम है, इसी तरह का एक प्रॉब्लम होता है, एक मिसमैचिंग का प्रॉब्लम है बेटा, जिसको अपन बोलते हैं आर एच इनकम्पैटिबिलिटी मिसमैच। इसमें क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि इफ द मदर इज निगेटिव, ये तभी पॉसिबल है जब मदर निगेटिव है एंड बच्चा पॉजिटिव है। ये एक मदर है एंड इसके पास है एक फीटस। ठीक है, तो ये हो गया फीटस।
ठीक है बेटा। तो ये जो फीटस है आपको पता है ये क्या है, ये रहेगा RH पॉजिटिव, क्योंकि उसके पापा से उसको ये मिला है। एंड ये जो मदर है ये क्या रहेगी, मदर जो है ये है RH निगेटिव। ठीक है, और ये बच्चा जो है वो होता है बेटा RH पॉजिटिव। ठीक है, अब आपको पता है कि जैसे ही ये बढ़ता जाएगा एंड पहली डिलीवरी जब सक्सेसफुली हो जाएगी, तो ड्यूरिंग डिलीवरी आपको पता है बेटा कि प्लासेंटा जो है वो रप्चर हो जाता है, एम्बिलिकल कॉर्ड होता है, कट होता है, प्लेसेंटा भी रप्चर हो जाता है। एंड प्लेसेंटा आपको पता है बेटा कि दोनों इससे बना है, इसमें प्लेसेंटल मदर पार्ट भी होता है, मदर प्लेसेंटा भी होता है एंड बेबी प्लेसेंटा भी होता है। एंड अगर ये मिक्स हो गया, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो गया इसमें, तो आपको पता है इस मदर का ब्लड तो बेबी में चला जाएगा, बट इसके अपोजिट बेबी का ब्लड भी मदर में चला जाएगा। अब RH पॉजिटिव ब्लड बेबी के बॉडी में जा चुका है, तो अब क्या होगा भैया, ये मदर की बॉडी बनाएगी एंटीबॉडी RH। क्या बनाएगी, एंटीबॉडी RH बनाएगी। एंड पहली बार तो पहली डिलीवरी सक्सेसफुल हो जाएगी, लेकिन जो सेकेंड डिलीवरी है बेटा, सेकेंड डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम हो जाएगा अगर फिर से बच्चा RH पॉजिटिव हो गया तो। क्यों, क्योंकि मदर की बॉडी ने अभी क्या बना ली, मदर की बॉडी ने अब बना ली है एंटीबॉडी RH। और आपको पता है बेटा कुछ इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंटीबॉडीज होती है कि जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकती है। मतलब ये बना चुके हैं IgG, एंड ये IgG है प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके बच्चे को किल कर देंगे, बच्चे को कर देंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, उसको जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है, उसको एनीमिया हो सकता हो सकता है बेटा, है ना। तो क्या इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ कि पहला बच्चा डिलीवर होने के बाद ही ऐसी कोई मदर को इंजेक्शन लगा दे कि इसके बॉडी में एंटीबॉडी RH प्रोड्यूस ही ना हो, बिल्कुल पॉसिबल है बेटा। इसके लिए अपन लगाएंगे एंटी RH एंटीबॉडी, एंटी RH एंटीबॉडी लगा देंगे। इसकी इंजेक्शन अगर लगा दिए तो आप ऐसे बोल सकते हो बेटा कि मदर की बॉडी एंटीबॉडीज नहीं प्रोड्यूस करेगी। वेरी क्लियर बेटा। यहाँ पे भी क्लियर कट, यहाँ पे भी क्लियर कट लिखा हुआ है, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, द मदर शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड विद एंटीबॉडी RH। ठीक है, एंटीबॉडी RH, एंटी RH एंटीबॉडीज। ठीक है, इसको बोला जाता है बेटा रो गम की इंजेक्शन। ठीक है, तो इट इज टू बी गिवन डिलीवर्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट बेबी। ठीक है, ताकि दूसरे बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब अपन आ चुके हैं बेटा कोएगुलेशन पे। ठीक है, कोएगुलेशन अब किसी को होता है बेटा कि किसी का हाथ कट जाए, ठीक है, किसी की फिंगर वगैरह कट हो जाती है, तो आपको पता है कि थोड़ी देर के लिए ब्लड बहता है, 3 to 5 मिनट्स मैक्स। इसके बाद ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, इनिशिएट हो जाती है बेटा। ठीक है, तो कैसे ये इनिशिएट होती है इस चीज़ को अपन देखते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ पे क्या होने वाला है कि जैसे ही कहीं पे तो भी ब्लड क्लॉट ये हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगी इंजुरी, सबसे पहले आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे कोएगुलेशन का सिस्टम, कास्केड सिस्टम चालू हो जाता है बेटा। कास्केड सिस्टम का मतलब क्या होता है, देखिए आपके ब्लड में ऑलरेडी जो है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स अवेलेबल है 12 से 12। ठीक है, लेकिन ये जो है ये एक्टिवेट नहीं है, ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है बेटा। लेकिन जैसे ही आप ऐसे बोल सकते हो कि इनिशिएट होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रिंसिक पाथवे चलेगा एंड इंस्ट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड इंस्ट्रिंसिक पाथवे चलेगा बेटा। तो अगर डैमेज हो रहा है टू द आउटसाइड टिश्यू ब्लड वेसल या ब्लड वेसल इनसाइड, तो दोनों में टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन या ब्लड थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा बेटा। एंड ये क्या करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेटा, फैक्टर नंबर 12 सबसे पहले जो रिलीज होता है, वो सबसे पहले रिलीज होता है, मतलब टिश्यू से भी या ब्लड से भी निकलेगा बेटा थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या निकलेगा सबसे पहले, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये सबसे पहले निकलेगा बेटा। एंड ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये सबसे पहले एक्टिवेट करता है फैक्टर नंबर 12, 12 एक्टिवेट करता है फैक्टर नंबर 11, 11 एक्टिवेट करता है फैक्टर नंबर 9। ठीक है, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे की बता रहा हूँ बेटा। इसके बाद फैक्टर नंबर 9 करता है
इनएक्टिवेट फैक्टर नंबर 10 को, जो कि कन्वर्ट हो जाता है बेटा एक्टिव 10 में। एंड अगर ये एक्टिव 10 हो गया तो फिर वो क्या कराता है, वो कराता है प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन अगर बन गया तो थ्रोम्बिन क्या कराता है बेटा, फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन, ठीक है। एंड फाइब्रिन अगर बन गया तो विद द हेल्प ऑफ फैक्टर नंबर 13 वो ब्लड क्लॉट कर लेता है, ठीक है बेटा। तो आपके सामने एक चार्ट आ चुका है जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेटा। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है 12, 11, 9, 10, एक्टिव 10 हो गया तो वो प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन कन्वर्ट करेगा। थ्रोम्बिन अगर हो गया तो फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन करना कन्वर्ट करेगा। एंड फाइब्रिन विद द हेल्प ऑफ क्लॉटिंग नंबर 13 ये ब्लड क्लॉट बनाता है बेटा, है ना। ठीक है, तो इतना अपन याद रखेंगे। अगर आप इंट्रिंसिक पाथवे देख पा रहे बता, तो फैक्टर नंबर 7 ये जो है ये भी एक्टिव कराता है फैक्टर नंबर 10 को, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी जरूरत होते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा एक और बात बता दूं बेटा कि आपने सुना होगा कि बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि आप वैसे बोलते हो क्रिसमस फैक्टर है या फिर स्टुअर्ट फैक्टर है, या आपने हीमोफीलिया ए सुना होगा। तो जो हीमोफीलिया ए होता है बेटा, इसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो हीमोफीलिया ए है ये होता है फैक्टर नंबर 8 से, ठीक है। 8 रोमन में लिखना है आपको, ठीक है। जो हीमोफीलिया बी होता है बेटा, ये होता है बेटा, इसको बोलते हैं क्रिसमस फैक्टर, या इसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर भी बोलते हैं। ये होता है फैक्टर नंबर 9। एंड थर्ड जो होता है हीमोफीलिया सी, वो होता है फैक्टर नंबर 11, जिसको अपन बोलते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसेडेंट, ठीक है बेटा। 8, 9, 11 इनकी वजह से होता है ए बी सी हीमोफीलिया। वेरी क्लियर बेटा, तो इसको अपन याद रखेंगे, ओके। चलिए, तो आपके लिए मैं लाइन पढ़ लेता हूँ बेटा, ठीक है। चलिए, दिस मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड ऑब्जर्व डार्क ब्राउनिश स्कम, ठीक है। तो स्कम आपको पता है ना बेटा, खपली इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। साइट ऑफ कट एंड इंजरी ओवर पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े दिन के बाद 4-5 दिन के बाद उसके ऊपर खपली जमने लगती है, जिसको अपन स्कम बोलते हैं, ठीक है बेटा। It is a clot or coagulum formed after the network of threads, fibrin, dead and damage formed after the element of blood are trapped। तो आपको पता है बेटा कि जिस तरह मछलियां फंस जाती है जाल में, उसी तरह यहाँ पे बेटा जो आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है, वो फाइब्रिन के जाल में फंस जाते हैं एंड बाहर नहीं बहते हैं, ठीक है बेटा। फाइब्रिन्स आर फॉर्म बाय द कन्वर्शन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन, ठीक है, द प्लाज्मा बाय एंजाइम थ्रोम्बिन, ठीक है बता। तो आपको पता है फाइब्रिनोजेन का कन्वर्शन इनटू फाइब्रिन कौन करता है, ये करता है थ्रोम्बिन। एंड पहले इसका कन्वर्शन क्या हुआ, प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन हुआ है, ठीक है। तो आपके सामने एक चार्ट आ चुका है बेटा, इस चीज को देखिए अच्छे से, ठीक है, ओके। चलिए, इसके बाद क्या बोल रहा है, अबव रिएक्शन दिस कॉम्प्लेक्स इज सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। अगर आप बोलेंगे ना तो 49 स्टेप्स होती है बेटा ब्लड क्लॉटिंग में। यहाँ पे तो बहुत कम स्टेप्स में अपने को इन्वॉल्व किया गया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, कैल्शियम आयंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। अगर आप बोलेंगे ना न्यूरल कंडक्शन के लिए, इम्पल्स ट्रैवलिंग के लिए भी आप ऐसे बोल सकते हो कि कैल्शियम आयंस वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को क्लोज करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में भी लगते हैं बेटा। मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी ट्रोपोनिन को अट्रैक्ट करते हैं एंड एक्टिव एक्टिन साइट को खोल के रखते हैं, है ना बेटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके जो है बेटा कैल्शियम आयंस होते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, एन इंजरी ट्रॉमा स्टिमुलेट द प्लेटेड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर्स सच एज एक्टिवेट कोएगुलेशन, ठीक है बेटा। तो आपको पता है कि इस तरह से एक कास्केड इफेक्ट आने वाला है, ठीक है, and जिसकी वजह से ये पूरा स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। द थ्रोम्बिन इन टर्न फॉर्म्ड इन द प्रेजेंसी फ्रॉम प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन से क्या फॉर्म होता है बेटा, थ्रोम्बिन। एंड एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड, तो ठीक है। तो एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द अबोव रिएक्शन। तो इसके लिए एक एंजाइम लगता है बेटा, थ्रोम्बोकाइनेस। वो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्शन इनटू थ्रोम्बिन के कन्वर्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है बेटा, इन सारी एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए, ठीक है। एक बार बेटा नजर डाल दीजिएगा, ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है, फैक्टर पूरे के पूरे 13 है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, फैक्टर नंबर फर्स्ट जो है उसका नाम है बेटा फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, ठीक है। उसके बाद जो नंबर 2 है वो है प्रोथ्रोम्बिन। थर्ड जो है बेटा टिश्यू फैक्टर है। फोर्थ जो है प्रोएसिलरिन है, या फिर इसको लेबाइड फैक्टर भी बोलते हैं बेटा। सिक्स जो है वो हाइपोथेटिकल है, जिसको बोलते हैं एसिलरिन। सेवेंथ जो है वो है बेटा
प्रो कन्वर्टिन या फिर स्टेबल फैक्टर। 8वां जो फैक्टर है उसका नाम होता है बेटा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, या जिसकी वजह से हीमोफीलिया ए होता है बेटा। जो 9th है उसको बोलते हैं क्रिसमस फैक्टर, ठीक है। जो 10th है उसको बोलते हैं स्टुअर्ट फैक्टर। जो 11th है इसको बोलते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, ठीक है, जिसकी वजह से हीमोफीलिया सी होता है। उसके बाद आता है फैक्टर नंबर 12 हैगेमैन्स फैक्टर, एंड फैक्टर नंबर 13 होता है बेटा फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये आपको याद रखना है, ओके। चलिए नेक्स्ट चीज है बेटा लिम्फ। लिम्फ या फिर आप इसको बोल सकते हैं बेटा इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। देखिए इसका अल्टरनेट नाम यहाँ पे लिया हुआ है बेटा लिम्फ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। दिस फ्लूइड रिलीज इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। तो एक ही चीज है बेटा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ पे एक डायग्राम आ चुका है। तो ब्लड वेसल्स जा रही है एंड इसमें से फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बन गई, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये हार्ट है, हार्ट से ये गया, यहाँ से ब्लड की फाइन कैपिलरीज बन गई। इन फाइन कैपिलरीज में से जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक बन चुकी है लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है बेटा। ये कहाँ जाती है बेटा, ये कैपिलरीज जाती है, आप ऐसे बोल सकते हो ये कहाँ जाएगी बेटा, लिम्फ वेसल्स या लिम्फ लिम्फ नोड्स या लिम्फ ऑर्गन में जाएगी बेटा। एंड वहां से फिर वो कनेक्ट कहाँ पे होगी, ये पोर हो जाएगी वेन में, ठीक है। ये कहाँ पोर हो जाती है, ये वेन में पोर हो जाती है, ठीक है बेटा। तो दिस इज द पार्ट ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है बेटा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत सारी चीजें ब्लड की भी करती है, लेकिन मेनली आप ऐसे बोल सकते हो कि इसमें बहुत सारे अदर चीजें भी होती है बेटा, ठीक है। इसमें WBCs मेनली ज्यादा होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। चलिए तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने वाली है कि इसी को इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। इट पासेस थ्रू कैपिलरी ऑफ टिश्यू सम वाटर एंड मेनी वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस इनटू द स्पेसेस लिविंग लार्जर प्रोटीन। इसमें बड़े बड़े जो प्रोटीन होते हैं वो नहीं होते हैं। इसमें आरबीसीज नहीं होते हैं, ठीक है बेटा। आरबीसीज नहीं होते हैं इसमें लिम्फ में, ठीक है बेटा। तो ये कहीं ना कहीं आप ऐसे बोल सकते हो कि थोड़ा कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक है बेटा। चलिए द इंटरस्टिशियल द मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इन द प्लाज्मा एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रल गैसेस, बहुत सारे फंक्शन ये कर रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं बेटा ये मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है। इसके बाद ये एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स अवे भी करता है, ठीक है। तो इसी के थ्रू आप ऐसे बोल सकते हो एक्सचेंज ऑफ, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, बिटवीन ब्लड एंड सेल्स ऑलवेज ऑकर थ्रू दिस फ्लूइड। मतलब बिटवीन ब्लड एंड सेल्स अगर न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज करना है या गैसेस का एक्सचेंज करना है तो वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू ही होगा, ये बात बोला है, ठीक है। चलिए तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, देखिए जैसे ये है, ये ब्लड है, ब्लड जा रहा है यहाँ से एंड यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड है एंड इसके बाजू में एक्चुअल सेल है। तो ये जो पूरा न्यूट्रिएंट है ये इसके थ्रू ही इस सेल को मिलने वाला है, न्यूट्रिएंट या गैसेस जो भी है बेटा, ठीक है। एन एलेबोरेटेड नेटवर्क ऑफ वेसल इज कॉल्ड लिम्फेटिक वेसल, ठीक है बेटा। तो लिम्फेटिक वेसल्स किस में जाके जुड़ती है, जैसे कि अभी आपके सामने एक डायग्राम ही है बेटा, जैसे आप देख पा रहे हैं बेटा। तो इसमें बाजू में देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ये लिम्फेटिक वेसल्स है, कहाँ जुड़ रही है, ये बड़ी बड़ी मेजर वेन्स में जुड़ती है बेटा, ठीक है। चलिए तो लिम्फेटिक वेसल इसी को क्या बोलते हैं बेटा, फ्लूइड। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड लिम्फ, इट इज कलरलेस, ठीक है, कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स। तो इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं मेनली, इसमें ऐसे WBCs होते हैं, ऐसे लिम्फोसाइट्स होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए काम करते हैं, देखिए इम्यून रिस्पॉन्स लाते हैं। ऑल्सो इम्पोर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स एंड फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लैक्टियल्स, ठीक है। तो आपको पता है बेटा कि ये जो है, आपको पता है कि जो लैक्टियल्स होते हैं, अगर आपको याद है बेटा, तो विलाय एंड माइक्रोविलाय, तो इसमें बीच में एक स्ट्रक्चर था बेटा लैक्टियल्स, डाइजेशन की बात कर रहा हूँ, डाइजेशन। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट इसमें से थ्रू हो रहा था, लैक्टियल्स के थ्रू। एंड ये जो लैक्टियल्स है दे आर द पार्ट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, और इसमें क्या होता है, लिम्फ। देखिए द फैट इज एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन इंटेस्टिनल विलाय, ठीक है। तो आपको पता है बेटा कि जो लैक्टियल्स के अंदर लिम्फ था वही फैट का एब्जॉर्प्शन कर रहा था इन विलाय एंड माइक्रोविलाय ऑफ इंटेस्टाइन, है ना, ठीक है। चलिए तो सर्कुलेटरी पाथवे दिखता है बेटा, अपने को पता है कि जो सर्कुलेटरी पाथवे है ये ओपन होता है, ये क्लोज्ड होता है, ठीक है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे मैं बोल रहा हूँ एनिलिडा, उसके बाद
जो उसके बाद के आते हैं बेटा कॉर्डेटा, ये इनके पास क्या आते हैं, इनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। लेकिन आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें क्या होता है बेटा, द ब्लड इज पंप थ्रू ओपन स्पेसेस। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड अपने पास क्या है, अपने पास है बेटा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, एनिलिडा एंड कॉर्डेटा के पास। ठीक है, चलिए, तो इतना तो पता ही है, बच्चों वाला चीज़ है ये, इसको पढ़ा के मतलब नहीं है बेटा। ठीक है, इसके पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। जैसे मैं इसको बोलता हूँ फार्म, क्या बोलता हूँ, फार्म, क्या बोलूंगा इसको, फार्म। इतना याद रखेंगे, अभी जो बोल रहा हूँ ये पूरे इस पैराग्राफ की समरी है। ठीक है, चलिए, तो फार्म मतलब फिशेस, फिशेस इज हैविंग टू चेम्बर्ड हार्ट, एंड इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा एम्फीबिया, एम्फीबिया इज हैविंग थ्री चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, एंड इनके पास होता है डबल इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। थर्ड आता है बेटा रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स आर हैविंग थ्री एंड हाफ चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, आपको पता है बेटा, रेप्टाइल्स का अगर टेक्निकली मैं बोलूं, तो रेप्टाइल्स के पास जो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है वो फॉर्म हो चुका होता है, थ्री एंड हाफ चेम्बर्ड होता है। ठीक है, एंड अगर आप क्रोकोडाइल की बात करेंगे, तो क्रोकोडाइल में आपको पता है बेटा कि फोर चेम्बर्ड हार्ट फॉर्म हो चुका है, लेकिन रेप्टाइल को बिलोंग करता है। मैमल्स, एव्स, इनके पास क्या होती है, इनके पास होता है बेटा फोर चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, तो अपने को पता है ये। एक चीज छोटी सी एक और बात कर लेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये हार्ट ऑफ अ फिश है। ठीक है, तो हार्ट ऑफ अ फिश है बेटा, ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल से ब्लड गया इनटू गिल्स, गिल्स से ब्लड गया बॉडी, बॉडी से आया एट्रिया। तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि विच पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नन। क्योंकि आपको पता है, ये देखिए, ये बोल रहा हूँ मैं, बॉडी से ब्लड आया तो बॉडी ने तो ऑक्सीजन यूज कर लिया है, मतलब यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया है बेटा, एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही वेंट्रिकल में गया, एंड वैसा ही ब्लड गिल्स के पास है। गिल्स के पास जब वो गया, तब उसको ऑक्सीजन मिली, लेकिन वो डायरेक्टली बॉडी में सप्लाई हो गई। तो आप ऐसा बोल सकते हो बेटा कि नो chamber of heart of fish receives oxygenated blood. It receives deoxygenated blood, it sends deoxygenated blood, है ना बेटा। ठीक है, चलिए, तो इतना अपने को पता है बेटा। तो यही सारी चीजें यहाँ पे दिया है बेटा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ फिशेस में के पास क्या है बेटा, फिशेस के पास है सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसके बाद एम्फीबिया जो होते हैं बेटा, इनके पास गिल्स, रेप्टाइल्स लेफ्ट एट्रियम गिल्स एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ। तो ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग क्या क्या सिस्टम दिए हुए हैं बेटा, ये दिया हुआ है। अभी आपको पता है इनकम्प्लीट मिक्स सर्कुलेशन होता है बहुत सारे एम्फीबिया में वगैरह में भी। लेकिन इसके बाद जो मेन आते हैं, दैट इज आवर बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, तो बर्ड्स एंड मैमल के पास कंप्लीट ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बेटा, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्यों? क्योंकि इनमें मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होता है। हार्ट के इधर वाले चेंबर में डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, हार्ट के इधर वाले चेंबर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा, एंड राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, चलिए, तो इतना अपने को पता चल गया है। चलिए बेटा, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पे आते हैं अभी आप। ठीक है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बनाने की कोशिश नहीं करूँगा बेटा। ठीक है, जितना एनसीईआरटी में दिया है एंड जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो जहाँ जहाँ से एमसीक्यू आ सकता है, सिर्फ वो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, चलिए, तो जैसे आप देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ पे क्या है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, मस्कुलर हार्ट चैम्बर नेटवर्क ऑफ ब्रांचिंग ब्लड एंड ब्लड। ठीक है, तो आपको पता है बेटा कि आपका जो हार्ट है, इसमें नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड फ्लूइड्स होते हैं, एंड सर्कुलेट होते रहता है वो। ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, जिसको आप इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा बोल सकते हो, कि हार्ट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, ऑटो एक्साइटेबल सेल्स। ठीक है, आपको पता है बेटा कि ये ऑटो एक्साइटेबल है, कहीं ना कहीं इसको खुद धड़कने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं होती है। ये टूवर्ड्स लेफ्ट होता है बेटा, टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट होता है। इसकी जो साइज होती है क्लिंज्ड फिस्ट की समान होती है, मतलब आपकी जो लेफ्ट
मुट्ठी है ना, क्लेंज्ड फिस्ट उतनी जित होती है बेटा। आपको पता है ये डबल वॉल्ड होता है, ठीक है? इसकी जो कवरिंग होती है इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? पेरिकार्डियम बोलते हैं। कवरिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। एंड इसके में क्या होता है बेटा? पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। और आपको पता है बेटा कि इसमें कितने चेंबर्स होते हैं? 4 चेंबर्स होते हैं। लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल। ठीक है बेटा? अब मैं आपको एक बात पूछता हूँ कि दो सॉरी 2 एट्रिया के बीच में जो होगा, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ बेटा, 2 एट्रिया के बीच में जो है, यहाँ पे 2 एट्रिया के बीच में क्या है बेटा? 2 एट्रिया के बीच होगा इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है? 2 एट्रिया के बीच में है ना, तो इंटर एट्रियल सेप्टम। 2 वेंट्रिकल्स के बीच में होगा, तो उसमें क्या बोलूंगा मैं? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है बेटा? एंड ऑरिकल एंड वेंट्रिकल के बीच में जो होगा, उसको मैं बोलूंगा ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, है ना बेटा? ठीक है, तो इतना अपने को पता है। चलिए, इतना इसमें से आएगा या आने के चांसेस है बेटा। ठीक है, यही चीजें है बस यहाँ पे। द ओपनिंग ऑफ द राइट एट्रियम वेंट्रिकल इज कॉल्ड बाय व्हाट? मस्कुलर फ्लो ट्राइकस्पिड। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज और बना लेता हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए। यहाँ पे जो होता है बेटा, ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। तो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होती है, उसको मैं बोलता हूँ बेटा ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलता हूँ? ट्राइकस्पिड वॉल्व। एंड जो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, उसको मैं क्या बोलता हूँ? बाइकस्पिड वॉल्व, या इसको मैं बोलता हूँ माइट्रल वाल्व। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे दिया हुआ है। वेरी क्लियर, तो इतना अपन याद रख लेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ देखिए क्लियर कट बोला है उसने कि जो इधर है लेफ्ट साइड में है वो है बाइकस्पिड वॉल। ठीक है बेटा, सॉरी, यस, क्या बोला है? बाइकस्पिड इज प्रेजेंट इन लेफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में जो है ये वाला लेफ्ट है। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या है? बाइकस्पिड या मैटरल वॉल। एंड इधर साइड में है ट्राइकस्पिड। ठीक है, चलिए, ठीक है बेटा, तो अयोटा है आपको पता है। इसके बाद पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, बंडल ऑफ हिज आपको पता है बेटा कि ये है एसए नोड। एसए नोड से जाएगा एबी नोड, एबी नोड से फिर बंडल ऑफ हिज, एंड बंडल ऑफ हिज से फिर पूरे पुरकेंजे फाइबर। ठीक है बेटा, ओके। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है कुछ कॉर्डी टेंडिनी। ठीक है बेटा, तो आपको पता है ये जो कॉर्डी टेंडिनी होते हैं ये क्या होते हैं बेटा? कि बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होते हैं इनको बंद या ओपन करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे इमेजिन कीजिए, ये बाइकस्पिड वाल्व है। ठीक है, तो इसके नीचे ना कॉर्डी टेंडिनी होते हैं, इस तरह से नीचे साइड में, जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम में दिया हुआ है। तो ये क्या करते हैं? इनको नीचे खींचने का एंड वापस अपनी पोजीशन में ले जाने, ताकि जब कॉन्ट्रैक्शन हो, ठीक है, जब एट्रिया में या वेंट्रिकल्स पूरी तरह से भर जाए, तो ये वापस से उसको ये कर देता है बेटा, रिलैक्स कर देते हैं, ताकि बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड ना हो। तो ये कॉर्डी टेंडिनी का काम होता है कि जो वाल्व्स होती है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व होती है बेटा, उनको खींचने का एंड बंद करने का काम ये लोग करते हैं, है ना, कॉर्डी टेंडिनी। एक और बात याद रख लेंगे बेटा कि जो हार्ट ऑफ जो हार्ट की वॉल होती है बेटा, वो होती है बेटा एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ी सी थिन होती है एपिकार्डियम, बीच में होती है मायोकार्डियम, एंड सबसे अंदर होती है बेटा एंडोकार्डियम। ठीक है, तो ये भी थिनेस्ट होती है। ओके, आउट ऑफ दिस थ्री। एक और चीज सुनी होगी आपने कि हार्ट में छेद है करके। ठीक है, तो हार्ट में जो छेद रह जाता है ना बेटा, वो ऑरिकल्स के बीच में रह जाता है। इसको बोलते हैं पीएफओ, पेटेंट फोरामेन ओवल। ठीक है, अगर फीमेल बहुत ज़्यादा ड्यूरिंग अगर प्रेगनेंसी दारू वगैरह पी लेती है या फिर कोई केमिकल्स वगैरह या ड्रग्स वगैरह ले लेती है बेटा, तो उसकी वजह से अभी आप ऐसे बोल सकते हो कि उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो आती है बेटा साउंड्स,
लब एंड डब। ठीक है, तो आपको पता है बेटा जो लब साउंड है ये किसकी वजह से होता है? ये होता है ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स के क्लोज होने से। एंड जो डब साउंड है, लब जो है फर्स्ट हार्ट साउंड है बेटा, डब जो है सेकंड हार्ट साउंड है। एंड जो डब होता है बेटा ये होता है सेमी लूनर वॉल्स की वजह से। ठीक है, तो ये जो होता है जो अयोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्स होती है जिनको हम सेमी लूनर वॉल्स बोलते हैं बेटा, उनके बंद होने से क्या होता है? डब हार्ट साउंड आता है, सेकेंड हार्ट साउंड आता है। ये जो होता है लब हार्ट साउंड दैट इज एट द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। ठीक है, वीक होता है एंड लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है बेटा। ये जो होता है बेटा सेकेंड हार्ट साउंड वो एंड ऑफ सिस्टोल पे होता है। ठीक है, एंड ये लाउडर एंड शार्पर होता है एंड शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है। ठीक है, हार्ट जो है बेटा ऑटो एक्साइटेबल सेल्स है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें भी जो मैंने अभी आपको बताया था बेटा कि जो हार्ट का छेद क्लोज हो जाता है उसमें भी एक प्रॉब्लम रह जाती है कि जैसे मैं बोलता हूँ कि इसको स्टार्टिंग में जब बचपन में ये छेद है तो उसको मैं बोलता हूँ बेटा फोरामेन ओवल। एंड अगर छेद ना भरे तो उसको बोलता हूँ पेटेंट फोरामेन ओवल। ठीक है, पेटेंट फोरामेन ओवल, PFO। अब ये जब भर जाता है तो ये अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है जब भर जाता है तो इसको बोलते हैं बेटा फोसा ओवैलिस। मतलब राइट साइड में राइट एट्रियम वाला पार्ट है, मैंने आपको बताया ना राइट राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में ही होता है। जब वो भर जाते हैं तो इस वाला पार्ट एक छोटा सा छेद या फिर आप ऐसे बोल सकते हो डिप्रेशन रह जाता है, इसको अपन बोलते हैं बेटा फोसा एवेलिस। एंड इधर साइड में एक छेद रह जाता है जिसको बोलते हैं अपन फोसा ल्यूनेटा। वेरी क्लियर बेटा। ठीक है, तो इतना अपन याद रखेंगे। इवन आज की डेट में अगर मैं बोलूँ बेटा तो पेसमेकर डिवाइसेस में भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है, जिसमें मैं बोल रहा हूँ आज की डेट में CRT डिवाइस लगाया जाता है जो कि थोड़ा महंगा होता है। आप ऐसे बोल सकते हो कि आज की डेट में इसकी जो रेट होती है वो 4.9 लाख के ऊपर ही होती है बेटा, वो भी सस्ता वाला होता है जो है। ठीक है, इसमें भी थोड़ी अच्छी क्वालिटी का रहता है। तो आपको पता है ना कि किसी का जो SA नोड है कभी खराब हो जाता है, ठीक है, तो उसको फिर पेसमेकर वगैरह लगाते हैं। तो उसी को आप ऐसे बोल सकते हो कि वही है ये। ठीक है, CRT डिवाइस। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट चीज पे आते हैं बेटा, दैट इज एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, द वेंट्रिकल मच थिकर, एट्रिया। ठीक है, तो आपको पता है बेटा वेंट्रिकल्स में थिकर होती है एंड एट्रिया में थिनर होती है। इसमें से जो क्वेश्चन अभी पूछा जा सकता है बेटा, ठीक है, तो नोडल टिश्यूज होते हैं इनके पास। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट जो नोडल टिश्यू है जिसको अपन बोलते हैं बेटा एसे नोड। ठीक है, तो एसे नोड इज की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लोकेशन इज राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। ठीक है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम पे क्या होता है बेटा? एसे नोड। एंड जो AV नोड होता है बेटा वो कहाँ पे होता है? वो होता है जो लेफ्ट लोअर कॉर्नर होता है राइट एट्रियम का। ठीक है, तो इसको मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ बेटा। ठीक है, ये हो गया राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के लेफ्ट अपर कॉर्नर पे क्या है? साइनो ऑरिकुलर नोड। एंड राइट एट्रियम के ही लेफ्ट, ठीक है, लोअर लोअर लेफ्ट कॉर्नर समवेयर ओवर हियर, ठीक है, ऑफ द राइट एट्रियम क्लोज टू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास होता है बेटा। तो ये एसए नोड है एंड ये AV नोड है राइट एट्रियम में ही। ठीक है बेटा, चलिए तो AV नोड की बात कर रहे हैं। बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, वेंट्रिकुलर बंडल्स AV। तो आपको पता है बेटा AV बंडल्स है। AV बंडल क्या किस में खुलते हैं? AV बंडल फर्दर किस में होते हैं बेटा? डिवाइड होते हैं बेटा राइट एंड लेफ्ट बंडल। ठीक है, द ब्रांचेस गिव टू माइनस वेंट्रिकुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड पुरकिंजे फाइबर। ठीक है बेटा, तो उसके बाद आपको पता है पुरकिंजे फाइबर में जाता है। एंड ये पुरकिंजे फाइबर फर्दर किस में डिवाइड होता है बेटा? बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस पता है ना, लेफ्ट बंडल ब्रांच राइट बंडल ब्रांच, इस तरह से वो ये होती है। ठीक है बेटा, चलिए तो ये ऑटो एक्साइटेबल होता है। ठीक है, इसका अगर आप नंबर बोलेंगे तो ऐसे नोड कितने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है? 70 to 75। ठीक है, तो हार्ट नॉर्मली कितनी बार धड़केगा भाई? सीधी सीधी बात है बेटिया, 70 से 75 बार
हार्ट धड़केगा ऑन एन एवरेज, अपन उसको 72 बार कंसिडर करते हैं बेटा, है ना। ठीक है। इसमें बेटा एक और चीज है जो कि यहाँ पे नहीं दी है, तो कोरोनरी आर्टरी के बारे में जो मैंने आपको बताया था बेटा, कोरोनरी आर्टरी में एक होती है बेटा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, एक होती है राइट कोरोनरी आर्टरी। तो ये जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, इसका फर्दर ब्रांचिंग होती है बेटा सरकमफ्लेक्स आर्टरी, सरकमफ्लेक्स आर्टरी, एंड दूसरी होती है बेटा एलएडी। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि विच इज द मोस्ट कॉमन कोरोनरी आर्टरी जिसमें ब्लॉकेज होता है या जिसमें सबसे ज्यादा हार्ट ब्लॉक होने के चांसेस होता है। ठीक है बेटा, तो उसका आंसर है बेटा एलएडी, लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, एक थोड़ा एक्स्ट्रा में था ये बेटा, लेकिन इसको याद रखेंगे कि एलएडी में सबसे ज्यादा आप ऐसे बोल सकते हो हार्ट अटैक आता है। ठीक है, या ब्लॉकेज होता है। अब कार्डियक साइकिल को बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं बेटा, आपके सामने डायग्राम भी आ चुका है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि रिलैक्सेशन होता है। रिलैक्सेशन का मतलब क्या है बेटा, एट्रियल एंड वेंट्रिकल्स दोनों भी रिलैक्स स्टेट में है 0.4 सेकेंड्स के लिए। मतलब ये क्या है भैया, ये है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल जैसे ही हुआ उस टाइम पे आप ऐसे बोल सकते हो कि बाइकस्पिड वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व ये दोनों भी खुली हुई है। इसके बाद ये जो है राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल भी खुला हुआ है। ठीक है बेटा, एक्सेप्ट फॉर ये जो होती है ना सेमी लूनार वॉल्स होती है। तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि ये जो होती है ये होती है सेमी लूनार वॉल्व ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा। इसको छोड़ के सब कुछ चालू होता है, सिर्फ ये सेमिलुनर वॉल्व बंद होती है बेटा उस टाइम पे, बाकी सब कुछ चालू है। ये भी चालू है, पल्मोनरी जो ये है राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम बाइकस्पिड वॉल्व ट्राइकस्पिड वॉल्व सब कुछ चालू है। अब पूरा जो है ना ब्लड ये पूरे बॉडी में घूम के इधर आ रहा है। ठीक है, अब ये दोनों क्यों है पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा के सेमिलुनर वॉल्स क्यों बंद है बेटा, क्योंकि आप ऐसे बोल सकते हैं बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड ना हो। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे ब्लड अयोटा के आगे निकल चुका है, पल्मोनरी आर्टरी के आगे निकल चुका है। अब ये वापस आएगा तो कहीं ना कहीं बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड हो जाएगा, इसको रोकना है। इसलिए इस वक्त सेमिलुनर वॉल्व बंद है, बाकी सब कुछ खुला हुआ है। ठीक है, सेमिलुनर वॉल्व बंद है, बाकी सब कुछ खुला है। जैसे ये ब्लड गया पूरा का पूरा, वैसे ही 70% ऑफ द ब्लड सीधा का सीधा राइट एट्रियम के थ्रू राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। ठीक है बेटा, जैसे ये हुआ तो आपको पता है अब 70% ऑफ द ब्लड राइट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में आ चुका है। अब बचा हुआ ब्लड कितना है बेटा, 30% ब्लड ब्लड बचा हुआ है आपके राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया में। अब क्या होगा बेटा, अब होगा ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जैसे ही ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ वैसे के वैसा पूरा का पूरा ब्लड किधर आ जाएगा, पूरा का पूरा ब्लड आ जाएगा 100% राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो आपका बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये खुले रहेंगे या बंद रहेंगे, बंद हो जाएंगे टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, तो इस टाइम पे आप ऐसे बोल सकते हो ऑरिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, पूरा का पूरा 100% ब्लड वेंट्रिकल में डाला एंड बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व विल क्लोज टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। अब 100% ब्लड कहाँ पे है बेटा, 100% ब्लड इज इन द वेंट्रिकल्स। अब इसमें इतना जनरेट हो चुका है प्रेशर कि अब तक जो ये वाल्व बनती सेमिलुनर वाल्व ये खुल जाएगी, एंड जैसे ये खुली तो ये वेंट्रिकल्स पंप करेंगे। ठीक है बेटा, वेंट्रिकल्स विल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एंड जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये सेमिलुनर वॉल्व खुल जाएंगे, एंड जैसे ही ये ब्लड इसके आगे चला गया तो वेंट्रिकल्स किस सिचुएशन में चलेंगे जाएंगे बेटा, डायस्टोल की सिचुएशन में चलेंगे, मतलब वो रिलैक्स हो जाएंगे। एंड जैसे ये हुआ तो वैसे ही पूरा जॉइंट डायस्टोल की सिचुएशन आ जाएगी, मतलब पूरा का पूरा ये जो ब्लड है बेटा ये राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम में
जाने लग जाएगा। ठीक है बेटा? तो यही है कार्डियक साइकिल। ये आपको पता है बेटा 0.8 सेकंड्स की होती है। अगर मैं बोलूँ कि एट्रिया का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है बेटा, ये 0.1 सेकंड्स का होता है। एट्रिया का डायस्टोल या रिलैक्सेशन 0.7 सेकंड्स का होता है। अगर वेंट्रिकल्स की बात करूँ, तो वेंट्रिकल्स का सिस्टोल होता है 0.3 एंड जो डायस्टोल होता है, रिलैक्सेशन होता है 0.5। तो टोटल मिला के 0.8 सेकंड्स की इनकी कार्डियक साइकिल होती है। इस चीज़ को आप एनसीईआरटी से भी पढ़ लीजिए बेटा, कोई भी इसमें डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, ठीक है? यही सारी चीज़ें एनसीईआरटी में दी हुई है, ओके? चलिए। नेक्स्ट जो इस पैराग्राफ है बेटा, ये आपको पता है कार्डियक आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड आपको पता है कार्डियक आउटपुट होता क्या है? ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप्स अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड, जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है? और कितने देर तक होता है बेटा? ये 1 मिनट तक, ठीक है? तो आप ऐसे बोल सकते हो कि 1 मिनट में हार्ट ने कितना ब्लड बाहर निकाला, ठीक है? तो इसको अपन बोलते हैं बेटा कार्डियक आउटपुट। इट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय द वेंट्रिकल पर मिनट। तो ऑन एन एवरेज अगर आप बोलेंगे तो एक वेंट्रिकल 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड बाहर निकाल देता है, ठीक है? इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि वेंट्रिकल्स में से कितना ब्लड पंप आउट किया है, ठीक है? तो आपको पता है बेटा कि अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड बाहर निकलता है स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट भी आपको पता है 70 टू 72 के आसपास होता है। तो टोटल ब्लड 1 मिनट में कितना निकलता है? 4.9 या ऑलमोस्ट आप ऐसे बोल सकते हो बेटा 5 लीटर ऑफ ब्लड निकलता है। वेरी क्लियर, ठीक है बेटा? तो इसके आगे का जो भी है अपन करते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अगर लास्ट तक टिके हुए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू। Lights me up.